आज की थॉट ऑफ द डे से, आज की थॉट ऑफ द डे है कि हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं वह परिंदा बना जिसमें ऊंची उड़ान भरना सही समझा। सही बात है, जीवन में कई बार निराशा आएगी, बहुत सारे लोग आपके पैर खींचेंगे, लेकिन हमेशा आप पॉजिटिव वे की तरफ ही देखना, आसमान की तरफ ही देखना, मेहनत करना, सपने जरूर पूरे होंगे। और जो कल ये कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, वही सबसे पहले कहने आएंगे कि हमें तो पता था कि तुम कर पाओगे। तो डेफिनेटली उनका धन्यवाद, और मेहनत करें, आप अपने सपनों को सच करें और ईश्वर पे विश्वास रखें। उसके घर देर है पर देर नहीं है, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा, डोंट वरी। चलिएगा बच्चों, अपन यहां सिस्टमेटिक शुरुआत करते हैं बच्चों क्लास की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए बच्चों। यस, यहां पे थ्योरी और एमसीक्यू डोंट डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर बेटा। इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है और लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से बनता है। दिस इज द स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। चलिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन, मैकुलोपेपुलर रसेस आर सीन इन विच डीएनए वायरस इंफेक्शन? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड रूबेला। देखो, मैकुलोपेपुलर रसेस क्या होते हैं? माइल्ड फ्लैट रेडनेस और माइल्ड एलिवेटेड रेडनेस विथ माइल्ड फ्लूइड, ये क्या होते हैं? मैक्यूल और पेप्यूल। ये रसेस आपको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल पॉक्स में भी देखने को मिलेंगे और मीजल्स में भी देखने को मिलेंगे और रूबेला में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसने साफ लिखा कौन सा वायरस? डीएनए वायरस। तो जो मीजल्स का और रूबेला का जो पॉजिटिव एजेंट है वो दोनों कौन से? आरएनए वायरस। इसलिए अब डीएनए वायरस खोजना पड़ेगा। तो डीएनए वायरस कौन सा है? स्मॉल पॉक्स वायरस, जो कि वेरियोला वायरस होता है, दिस इज द डीएनए वायरस। तो यहां पे डीएनए वायरस लिख दिया, इसलिए मैकुलोपेपुलर रसेस किसमें? स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलते हैं। अगर यार डीएनए वायरस नहीं लिखा होता तो मीजल्स, रूबेला और स्मॉल पॉक्स तीनों में मैकुलोपेपुलर टाइप के रसेस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलेगा बच्चों, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ए, क्योंकि इसमें लिख दिया क्या? डीएनए वायरस। अब अपन सिस्टमेटिक शुरुआत करते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट आपके यहां पे क्लास की शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले बात जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स है क्या। दो डिजीज अपन यहां पे डिस्कस करने वाले थे, दैट इज द स्मॉल पॉक्स। इसी को अपन बोलते हैं बेटा रेड प्लेग। क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, रेड प्लेग बोलते हैं स्मॉल पॉक्स को बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। या इसी को अपन बोलते हैं सिंपली पॉक्स। सिंपली क्या बोलते हैं? पॉक्स। या इसी को बोलते हैं वेरियोला। क्या बोलते हैं? वेरियोला, स्मॉल पॉक्स। इसका मतलब उल्टा बड़ी माता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बड़ी माता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एक एडिकेटेड डिजीज है। कैसे डिजीज है? एडिकेटेड डिजीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में जानते हैं। स्मॉल पॉक्स वाज, अब मैंने लिख दिया वाज मतलब थी, अभी नहीं है, समझ रहे हैं? वाज और इसमें बहुत अंतर है, तो ये वाज है। स्मॉल पॉक्स वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। रेस्पिरेटरी इलनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसी थी? एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस थी जो एरेडिकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इरेडिकेटेड डिजीज इन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे पहले एरेडिकेटेड डिजीज दैट इज द स्मॉल पॉक्स। सबसे पहले एरेडिकेटेड डिजीज कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स ही थी बच्चों। इज इट क्लियर नोट? तो ये वाज हो गई, पर इसके बारे में जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 1980 के दशक तक थी, उसके बाद ये गायब हो गई, ये सारी की सारी डिजीज। 1980 में लास्ट केस आपका एरेडिकेट घोषित कर दिया गया। कहां पे? पूरे वर्ल्ड में। इज इट क्लियर नोट? तो ये फर्स्ट एरेडिकेटेड डिजीज, एक तो क्वेश्चन ये बनता है। और स्मॉल पॉक्स वाज एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। कैसी इलनेस हुआ करती थी? एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, एंड बहुत फेटाल हुआ करती थी, बहुत डेंजर हुआ थी, मोर्टेलिटी बहुत कॉमन थी। मोर्टेलिटी क्या थी? बहुत कॉमन थी इसकी बेटा। क्लियर बच्चों? इसके पॉजिटिव एजेंट की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? पॉजिटिव एजेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज द वेरियोला वायरस। पॉजिटिव एजेंट कौन है? वेरियोला वायरस है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो वेरियोला वायरस है दैट इज द डीएनए वायरस। कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा ध्यान रखना, वेरियोला जो वायरस है ये कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस है। ये थोड़ा ध्यान रखना, आपका नया क्वेश्चन यहां पे बन रहा है। ये कौन सा वायरस है बच्चों? वेरियोला वायरस है। क्लियर बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वेरियोला वायरस भी दो तरह का होता है, वेरियोला वायरस मेजर और एक होता है वेरियोला वायरस माइनर। माइनर दो तरह का हुआ करता था ये, एक तो वेरियोला वायरस मेजर और एक वेरियोला वायरस माइनर। मेजर जो है वो मोस्ट कॉमन इंफेक्शन के लिए जिम्मेदार था और डेंजर था बच्चों।
बहुत डेंजर हुआ करता था वेरियोला वायरस मेजर, और वेरियोला वायरस माइनर जो है वो रेयर हुआ करता था और लेस डेंजर हुआ करता था। अब तो ये रेडिकेट हो गई, इसलिए मैं था वर्ड यूज कर रहा हूं, वाच यूज कर रहा हूं। इज इट क्लियर और नॉट? यस। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? डीएनए आपका वायरस जो था वेरियोला वायरस। ये दो तरह का है, वेरियोला वायरस मेजर और वेरियोला वायरस माइनर। वेरियोला वायरस मेजर ही मेन होता है, मोस्ट कॉमन और सबसे डेंजर होता है बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? समझ रहे मेरी बात को? ये तो कहानी हुई किसके बारे में आपके, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट, इसकी जो फैमिली है ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? तो वेरियोला विरिडाई करके इसकी फैमिली हुआ करती थी बेटा, उस फैमिली से बिलोंग करता है, वेरियोला विरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सा? आपका वेरियोला वायरस। क्लियर है? जिसका की इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि माइक्रोब्स की बॉडी में एंट्री से लेकर साइन सिम्टम प्रकट होने तक का जो समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड हुआ करता था 7 to 17 डेज, 7 से 17 दिन, एवरेज 12 दिन। और बहुत डेंजर थी ये बीमारी, एवरेज 12 दिन में, 12 दिन में आदमी के 12 दिन हो जाते थे। राम नाम सत्य, बहुत ज्यादा मोर्टिलिटी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा मोर्टिलिटी हुआ करती थी बेटा। तो इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 12 डेज यानी 7 to 17 डेज के आसपास हुआ करता था। हमारे पास में इसकी जो रूट ऑफ एंट्री थी बेटा, वो बॉडी में किस रूट से एंटर करता था? रेस्पिरेटरी रूट से। किस रूट से एंटर करता था? रेस्पिरेटरी रूट से एंटर किया करता था बेटा। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बच्चों एयरबोर्न हुआ करता था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये एयरबोर्न थी बेटा, हवा से फैलने वाली बीमारी। और ये कुछ केस में ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी हुआ करती थी, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी, पर ये एयरबोर्न भी हुआ करती थी। यानी एयरबोर्न और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई दोनों की दोनों आपकी बेटा ये इसका रूट है। और इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 17 दिन, एवरेज 12 दिन के आसपास रहता बेटा। मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो एयरबोर्न हुआ करता था या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हुआ करता था बेटा। क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, किस एज में ज्यादा होती थी ये? तो मोस्टली इन चिल्ड्रन, मोस्टली किसको अफेक्ट करती थी? चिल्ड्रन, बट में एनी एज ग्रुप, वैसे किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकते हैं, पर ज्यादातर चिल्ड्रन को अफेक्ट करते हैं बेटा। कौन से सीजन में ज्यादा हुआ करता था ये? तो मोस्टली किन सीजन में? विंटर सीजन में, बट में किसी भी सीजन में हो सकता है, गेट माय पॉइंट। पर मोस्टली किस सीजन में हुआ करता था? विंटर सीजन में। क्लियर है? इसकी जो सेकेंडरी अटैक रेट है, सेकेंडरी अटैक जो रेट थी वो 85% थी, मतलब वापस होने के चांस 85% थे उसी पेशेंट में। सेकेंडरी अटैक रेट कितना था? 85% तक हुआ करता था बेटा। क्लियर है? सीजन विंटर सीजन में हुआ करती थी, मोस्टली बच्चों को अफेक्ट करती थी, एयरबोर्न मोस्टली ये फैला करती थी, या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी ये ट्रांसमिट हो सकती थी बेटा। रूट ऑफ इसका जो रेस्पिरेटरी रूट रहेगा, और इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 12 डेज के आसपास। वेरियोला विरिडाई फैमिली से बिलोंग करती है। वेरियोला वायरस जो कि एक डीएनए वायरस है, उसके लिए जिम्मेदार कारण है बच्चों। इसके अलावा इसका जो कम्युनिकेबल पीरियड है, ये कम्युनिकेबल पीरियड सबसे ज्यादा ये कम्युनिकेबल थी प्रोडर्मल फेज में। कौन से फेज में? प्रोडर्मल फेज में, यानी रसेस अपेयर होने के 4-5 दिन पहले, बिफोर 4 to 5 days ऑफ रसेस अपेयर। जब रस अपेयर होते थे बॉडी पे, मेकुलोपेपुलार टाइप के रस, उसके लगभग कितने? 4-5 दिन पहले हाईली कम्युनिकेबल हुआ करती थी। कौन सी? आपकी चिकन पॉक्स, सॉरी स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको अपन बोलते बेटा। यस, कोई डाउट है? चले आगे बच्चों। यस, नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम की बच्चों। किसकी बात करते हैं? साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें तो साइन सिम्टम में कुछ अर्ली सिम्टम आया करते थे और कुछ लेट सिम्टम आया करते थे बेटा। देखिएगा, अर्ली सिम्टम में आया करता था फीवर। फीवर जो हुआ करता था वो मोस्टली 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हुआ करता था या उससे ज्यादा हुआ करता था। फीवर की वजह से मरीज को मलाइज होती थी, वीकनेस रहती थी, वीकनेस हो गई आपका। इसके अलावा बेकक हुआ करता था मरीज को। ऐसे सिम्टम आया करते थे, फीवर, मलाइज, वीकनेस, बेकक, ऐसे कफिंग वगैरह ऐसे सिम्टम आ रहे हैं यहाँ पे मरीज को। और ये बेटा 3 से 4 दिन तक रहते थे बिफोर रस अपियर। रसेज अपियर, रसेज अपियर होने के 3-4 दिन पहले तक ये सिम्टम आया करते थे। कौन सा? फीवर। तो अगर आपसे पूछ ले कि अर्ली सिम्टम क्या रहेगा, तो अर्ली सिम्टम फीवर आता था इसका बेटा। क्लियर है? और फीवर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आपके यहाँ पे फीवर देखने को मिलता है बेटा। क्लियर बच्चों? अरे समझ रहे मेरी बात? चले आगे बच्चों।
इसके अलावा मरीज को कफिंग बेकक वगैरह हो गया, नोजिया वोमिटिंग और एनोरेक्सिया, ऐसे सिम्टम भी आपको देखने को मिल जाते थे बेटा, नोजिया वोमिटिंग और एनोरेक्सिया। ये तो हो गया अर्ली सिम्टम। लेट सिम्टम में क्या आया करते थे बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल रसेस ऑन बॉडी। बॉडी पे लेट सिम्टम में क्या आया करते थे, सेंट्रीफ्यूगल रसेस, यानी पूरी बॉडी पे रसेस फैल जाया करते थे। अरे बात में हाथ पैरों पे ज्यादा रसेस हुआ करते थे बच्चों, क्लियर है बच्चों? अरे बात में अब रसेस की बात करें तो अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रसेस। रसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रसेस, रसेस किस तरह से बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो रसेस की कुछ खासियत थी बेटे, दीज आर द सेंट्रीफ्यूगल रसेस। एक क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन बनता है कि स्मॉल पॉक्स में किस तरह के रसेस देखने को मिलते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल रसेस। कौन से रसेस, सेंट्रीफ्यूगल रसेस आपको देखने को मिल जाएंगे स्मॉल पॉक्स में। इसके अलावा ये जो रसेस होते थे, रसेस की क्या खासियत थी, फर्स्ट रसेस अपीयर ऑन फोरहेड। ये क्वेश्चन बन गया आपका नया। स्मॉल पॉक्स में सबसे पहले रसेस कहां हुआ करता था, फोरहेड में। तो फर्स्ट जो रसेस है वो अपीयर होता है कहां पे, फोरहेड में बच्चों, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, और देन उसके बाद स्प्रेड ऑन बॉडी, उसके बाद बॉडी पे स्प्रेड होते थे, लेकिन सबसे पहले कहां हुआ करता था रसेस, फोरहेड पे। यहां पे फोरहेड पे सबसे पहले रसेस हुआ करते थे, फिर उसके बाद में, वेरी इंपोर्टेंट, इसके अलावा जो रसेस होते हैं वो मोस्टली बेटा एक्सटेंसर प्रोमिनेंस पे हुआ करते थे। एक्सटेंसर प्रोमिनेंस के अंदर रसेस आपको देखने को मिल जाते थे। रसेस सेंट्रीफ्यूगल हुआ करते थे, फर्स्ट रसेस फोरहेड पे, देन स्प्रेड ऑन बॉडी और एक्सटेंसर प्रोमिनेंस। एक्सटेंसर प्रोमिनेंस का मतलब ये वाली जगह, यहां पे आपके रसेस ज्यादा हुआ करते हैं बच्चों। इसके अलावा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दूसरे नंबर पे अगर बात करें अपन, यहां पे डीप रसेस होते थे। डीप रसेस का मतलब रसेस की जो जड़ें वो ठेठ गहरी तक जाती थी, इसकी वजह से लेटर स्टेज में पस भी बन सकता था। तो रसेस थे वो डीप हुआ करते थे और परमानेंट मार्क छोड़ दिया करते थे स्मॉल पॉक्स। तो डीप रसेस हुआ करते थे। आरिवास में सोल एंड पाम क्या होंगे, यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ करते थे, सोल और पाम इन्वॉल्व होंगे, सेंट्रीफ्यूगल टाइप के रसेस होंगे, बट नॉट एक्सिला, बट नॉट एक्सिला, पर एक्सिला में रसेस नहीं होंगे, ध्यान रखना। रसेस कैसे होंगे, डीप रसेस होंगे, सोल एंड पाम इन्वॉल्व होंगे, यानी सोल और पाम में भी रसेस होंगे, बट एक्सिला में रसेस नहीं देखे जाते बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, एक्सिला में रसेस नहीं देखे जाते इसके बेटा, क्लियर है? अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, चले बच्चों। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट एक स्पेशल खासियत थी, फीवर सबसाइड आफ्टर रस अपीयर। एक स्पेशल खासियत ये इसकी स्मॉल पॉक्स की कि जैसे रसेस डिस्पेयर होते हैं, फीवर क्या हो जाती है, सबसाइड। नॉर्मली जैसे रसेस आते हैं तो फीवर बढ़ती है, लेकिन यहाँ फीवर ऑटोमेटिक ठीक हो जाती थी रस अपीयर होते ही, और रसेस का दौर चालू होता था बेटा। बट नो, और सोल और पाम में रसेस होते थे, डीप रसेस होते थे, आरिवास में मल्टी न्यूक्लिएटेड डीप रसेस हुआ करते थे, और बट नॉट एक्सिला, क्लियर है? एट ए टाइम ओनली वन स्टेज ऑफ रस इज अपीयर, वन स्टेज ऑफ रस इज अपीयर, मतलब एक समय पे एक ही स्टेज हुआ करती थी। जैसे पूरी बॉडी पे मैक्यूल है तो लाल लाल मैक्यूल ही मैक्यूल होंगे, फिर मैक्यूल के बाद पोस्टूल है तो पूरी बॉडी पे पोस्टूल ही पोस्टूल होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ रसेस मैक्यूल है कुछ पोस्टूल है, फिर वेसिकल है तो वेसिकल रहेंगे, फिर पोस्टूल है तो पोस्टूल रहेंगे बेटा, क्लियर बच्चों? आरिवास में स्केप जो फॉर्मेशन होता है बेटा, वो बेटा 10 to 14 डेज के बाद में होता था। जो रसेस के अंदर जो स्केप बनता था, आरिवास में स्केप जो बनता था, जो आपके रसेस हो रहे हैं, रसेस होने के बाद जो स्किन है वो काली पड़ के यहाँ पे चिपक जाया करती थी, स्केप जो घाव के निशान रह जाते थे वो 10 से 14 दिन बाद में बनते हैं। अब इससे भी क्या होता था ना, आपको वेरी इंपोर्टेंट, दूसरों को स्मॉल पॉक्स होने के चांस रहते थे, तो इनको अपन को क्या करना था, कलेक्ट करना था, और कलेक्ट करके इसको बर्निंग मेथड से इसको डिस्कार्ड करना था। इन रसेस को जो आपके जो स्किन के टुकड़े निकल रहे हैं आपके रसेस में से, उन टुकड़ों को क्या करेंगे अपन, कलेक्ट करेंगे उन पार्टिकल्स को और उनको जला देंगे ताकि दूसरों को इन्फेक्ट ना करे, थोड़ा ध्यान रखना। तो स्केप फॉर्मेशन 10 से 14 दिन बाद में हुआ करता था, इनको कलेक्ट करके क्या करना था, बर्न किया करते थे। ऐसे क्लियर और नोट बेटा? अरे समझ रहे मेरी बात? चले आदिवास में कोई डाउट है? इसके अलावा कुछ केस में वेरी इंपोर्टेंट हेमरेज देखने को मिल सकता था, हेमरेज देखने को मिल सकता था, एंड कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल सकता था। ये कुछ कॉमन सिम्टम हुआ करते थे। लेफ्ट इन ट्रीटेड तो दैट कैन कॉज द डेथ। आरिवास में क्या कर सकते थे, डेथ भी हो सकता है। हेमरेज लाइक लोबस्टर, लोबस्टर लाइक का हेमरेज देखने को मिलता था,
और कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता था कुछ केस में। ये सारे साइन सिम्टम आया करते थे किस केस में, रसेस फेज में। ऐसा क्लियर और नोट। तो यहां पे रसेस की कुछ खासियत स्पेशली है बेटा, देखिएगा अर्ली सिम्टम में फीवर आएगा, फीवर जो आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रसेस आएगा फीवर सबसाइड हो जाएगा। फीवर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हुआ करता था। इसकी वजह से मलाइज, वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ऐसे बेकक ऐसे सिम्टम आया करते थे। लेफ्ट सिम्टम में सेंट्रीफ्यूगल रसेस आया करते थे। तो फर्स्ट रसेस कहां पर हुआ करता था, फोरहेड पे। रसेस की खासियत थी कि डीप रसेस हुआ करते थे, सोल और पाम इन्वॉल्व हुआ करते थे पर एक्सिला नॉट इन्वॉल्व। फीवर सबसाइड हो जाती थी रसेस आने के बाद। एट ए टाइम ओनली वन स्टेज आपकी देखने को मिलती है, मतलब इसको बोलते हैं नो प्लियोमॉर्फिज्म, मतलब प्लियोमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलता था। मतलब अलग अलग स्टेज नहीं थी, केवल एक स्टेज हुआ थी कि मैक्यूल है तो मैक्यूल होंगे पूरी बॉडी में, फिर पोस्चुल है तो पोस्चुल होंगे, स्केब है तो स्केब होंगे। मतलब रसेस एक साथ निकलते हो, एक साथ ही एक स्टेज में आगे बढ़ते हैं और लास्ट में फिनिश हो जाते हैं। 10 से 14 दिन पे यहाँ पे स्केब से क्या बनता था, क्रस्ट। उस क्रस्ट को अपन डिस्कार्ड किस मेथड से करना, बर्निंग मेथड से, ताकि दूसरों को कम्युनिकेट ना करें। तो इस तरह से आपकी एक बीमारी हुआ करती थी, उसका नाम था स्मॉल पॉक्स। अब अपन इसके बारे में जानते नहीं क्योंकि 1980 में इसको 1980 में पूरे वर्ल्ड से रेडिकेटेड घोषित कर दिया गया, उसके बाद इसके केस नहीं है बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये तो कहानी हुई किसकी, साइन एंड सिम्टम की, किसके बारे में, आपकी स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की बच्चों। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप स्मॉल पॉक्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल पॉक्स की डायग्नोसिस की मैं अगर बात करूं तो यहां पे सबसे पहले तो क्या करें, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन ले। और हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको नो प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलेगा। रसेस की जो प्रवृत्ति थी वो सेंट्रीफ्यूगल थी। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब बॉडी ट्रंक पे कम थी और हाथ पैरों पे ज्यादा थी, सॉरी सेंटर पार्ट में ज्यादा थी, हाथ पैरों पे कम होती थी। सेंट्रीफ्यूगल टाइप के रसेस देखने को मिलते थे बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट। अरे बोलो भाई, यस चलेगा बच्चों। इसके अलावा अपन क्या कर सकते थे, स्किन की बायोप्सी कर सकते हैं। डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, स्किन की बायोप्सी। और स्किन की बायोप्सी में बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ग्वाइनरीज बॉडीज देखने को मिलती है आपको। ग्वाइनरीज बॉडीज क्या होती है, न्यूक्लियस इंक्लूजन ऑफ वायरस। तो वायरस था, जैसे ये वायरस है, उस वायरस का न्यूक्लियस देखने को मिलता था, उसको बोलते हैं ग्वाइनरीज बॉडी। और ग्वाइनरीज बॉडी किस में देखने को मिलती है, स्किन बायोप्सी में। किस केस में, आपको क्या है, अगर स्मॉल पॉक्स है तो स्किन बायोप्सी कर सकते थे इसको डायग्नोस करने में। डायग्नोसिस के दौरान जब स्किन बायोप्सी करते थे तो जो सेल के जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस इंक्लूजन देखने को मिलेगा उस वायरस का, वेरिलो वायरस का। उसको क्या बोलते हैं, ग्वाइनरीज बॉडीज। तो ग्वाइनरीज बॉडीज देखने को मिला करती थी आपको। इसे क्लियर हो बच्चों। अरे समझ रहे मेरी बात। चले आगे, चले आगे बच्चों। इसके अलावा कंफर्म जो करेंगे अपन, कंफर्म क्या हुआ थी, कल्चर ऑफ वेरियोला वायरस। वायरस को वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर करके भी अपन कंफर्म क्या कर सकते थे, कल्चर ऑफ वेरियोला वायरस। अरे बस में किसके अंदर, ऑन कोरियो एलेंटोइन मेम्ब्रेन। कोरियो एलेंटोइन मेम्ब्रेन, ये जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेंटा है, उस मेम्ब्रेन पे इसको कल्चर कराया करते थे, किसको, वेरियो वायरस को। दिस इज द कोरियोना एलेंटोइन मेम्ब्रेन पे अपन कल्चर करा के इसको अपन बेटा कंफर्म डायग्नोसिस कर सकते हैं। अरे बात समझ। और ये किससे, चिकन एम्ब्रियो में। चिकन एम्ब्रियो का मतलब समझे आप, अरे कमबख्त तो, चिकन का मतलब मुर्गी का जो बच्चा है उसका एम्ब्रियो है ना, उसके अंदर जो वहां पे जो आपकी प्लेसेंटा थी उसके टिश्यू लेके उस पर कल्चर कराते थे, किसको, वेरियोला वायरस को। चिकन एम्ब्रियो की जो कोरोना एंटोन मेम्ब्रेन है उस पर कल्चर करा के कंफर्म कर सकते थे अपन। इसके अलावा स्किन बायोप्सी थी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ये भी टेस्ट अपन करा के कल्चर कर सकते थे वरना। पीसीआर का आपको बताइए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके द्वारा भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। और एलिसा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इस टेक्निक के द्वारा भी अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं, बट कंफर्म किससे, कल्चर ऑफ वेरियोला वायरस ऑन कोरियो एलेंटोइन मेम्ब्रेन। चिकन एम्ब्रियो की जो आपकी प्लेसेंटा उस पर कल्चर करा सकते थे अपन। यस, इज इट क्लियर और नॉट। अरे समझ रहे मेरी बात को। चलेगा बच्चों, ये तो बात होगी किसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बारे में, आपकी डायग्नोसिस और जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। यहां तक को डाउट हो तो बताओ बेटा। एंड साइन सिम्टम के बारे में डिस्कस किया अपन। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट आइए इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या हुआ करता था स्मॉल पॉक्स का,
मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आता प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। अजीब सी वैक्सीन थी ये प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट के अंदर आती है वैक्सीनेशन, और आपको तो वैक्सीनेशन जो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी देती है, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। वैक्सीनेशन के अंदर इसके अंदर वैक्सीन आया करती थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। वैक्सीन का नाम क्या है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसको किस रूट से लगाया जाता था? तो स्कारिफिकेशन, या इसी को बोलते हैं इनोकुलेशन। इनोकुलेशन से लगाया जाता था। इसमें क्या करते थे, जैसे ये स्किन है, स्किन पे ऐसे मल्टीपल कट लगाए जाते थे, और कट लगा के फिर इस पाउडर फॉर्म में जो वैक्सीन आती थी इसको इस पे छिड़का जाता था बच्चों, ताकि वो अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। इज इट क्लियर और नॉट? और क्या करे, आपका इम्यूनिटी डेवलप हो जाए बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट। अरे समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिएगा, चले आगे बच्चों। तो स्कारिफिकेशन टेक्निक से या इनोकुलेशन टेक्निक के द्वारा अपन क्या करेंगे, जो ड्रग की जो ड्रॉप है, ड्रग या वैक्सीन की जो ड्रॉप है वो स्प्रेड करते थे इस पे, किस पे? स्कार वाले रीजन पे। यानी मतलब अपन क्या करेंगे, इस वैक्सीन को देने के लिए स्किन पे छोटे छोटे मल्टीपल क्या करेंगे, कट लगाएंगे, और फिर उस वैक्सीन की ड्रॉप डाल देंगे किस पे? स्किन के कट पे। तो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। आरिवास में तो स्कारिफिकेशन टेक्निक के द्वारा बेटा इसकी बूंदे डाल के। इसके अलावा किस एज पे? तो ये करा करते थे बेटा बिफोर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स की एज से पहले पहले ये वैक्सीन लगा देते थे। एज बिफोर 12 मंथ से पहले पहले ये वैक्सीन लगा दिया करते थे बच्चों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यस, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। किस रूट से देते थे? रूट हुआ करता था आपका स्कारिफिकेशन या इनोकुलेशन मेथड, जिसमें ड्रग के जो वैक्सीन है उसको छिड़क देते थे किस पे? गांव के निशाने पे कट लगाते थे पहले अपन आर्टिफिशियली खुद ही, और उस पर छिड़क देते थे, जिससे ये ड्रग एब्जॉर्ब होकर बॉडी में आपकी इम्यूनिटी डेवलप करती थी। और 12 मंथ से पहले पहले एज जो रहती थी इसकी 12 मंथ से पहले पहले लगा देते थे। तो ये होगी आपकी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। में इसके अलावा आपको एयरबोर्न प्रिकॉशंस रखना था, और एयरबोर्न प्रिकॉशंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मास्क। मास्क एंड आपका बेटा आइसोलेशन आपका बहुत प्रायोरिटी रहता था। गेट माय पॉइंट? इसके अलावा बात करते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है वो सबसे पहले खोजी थी किसने बेटा? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने, और ये खोजी थी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 1996 के आसपास एडवर्ड जेनर ने। और इन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन। फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन कौन सी पूरी दुनिया में जिसने वैक्सीन जगत में या कम्युनिकेबल डिजीज के आपके इतिहास में एक माइलस्टोन की तरह काम किया? दैट इज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन, दिस इज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। इसलिए एडवर्ड जेनर को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं किसको? एडवर्ड जेनर को। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन है, और ये जो एडवर्ड जेनर ने खोजी थी 1796 में, और ये फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं किसको? आपको बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको? आपके एडवर्ड जेनर को। ये थोड़ा ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। क्लियर है? ये जो वैक्सीन है इन्होंने जो खोजी थी ये किसमें खोजी थी? कोलिजन में। यानी इन्होंने वायरस को किस में डाला? गाय में, और गाय के जो घाव है वहां से इस वैक्सीन को आइसोलेट किया था। क्लियर है? तो जो वैक्सीन वर्ड है इसका मतलब होता है वाका। वाका वर्ड अराइज है काउ से, गाय से। यानी गाय हमारी माता है, इसलिए गाय माता है क्योंकि गाय में ही सबसे पहले क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन की खोज की गई थी। गाय में इसने सबसे पहले वायरस डाला, फिर उस वायरस को आइसोलेट करके इन्होंने वैक्सीन तैयार करी। एंटीबॉडी जो वायरस ने बनाई उससे वैक्सीन तैयार करी। अरिबास में पॉइंट। तो जो काउ लीजन से इसने यानी गाय में एक्सपेरिमेंट करके वैक्सीन खोजी इन्होंने। वैक्सीन वर्ड है वाका से अराइज है। वाका का मतलब होता है लैटिन में काउ, तो ये काउ में खोजी गई थी। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो किसने खोजी थी? एडवर्ड जेनर ने। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन इन द वर्ल्ड। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बेटा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड कौन सी वैक्सीन खोजी गई? सेकंड जो वैक्सीन खोजी गई दैट इज द रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन। और जो थर्ड वैक्सीन खोजी गई, ये थर्ड वैक्सीन खोजी गई बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंथ्रेक्स वैक्सीन। और इन दोनों की खोज किसने करी थी? लुईस पास्चर ने। याद है कि नहीं? इन्हीं लुईस पास्चर ने स्लाइसन टेक्निक दी, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं अपन। याद आ रहा है नहीं आ रहा? इन्हीं लुईस पास्चर ने ऑटोक्लेव टेक्निक दी। इन्होंने आपका रेबीज और एंथ्रेक्स के बारे में बताया। इन्होंने टीबी के बारे में, मोन्टोक टेस्ट के बारे में बताया। बहुत काम का आदमी था कौन? लुईस पास्चर।
तो आपका वैक्सीन कौन सी, सेकंड वैक्सीन कौन सी खोजी गई, रेबीज, और थर्ड कौन सी, एंथ्रेक्स, किसने खोजी, लुईस पास्चर ने। ऑटोक्लेव के फादर है, पास्चुराइजेशन टेक्निक के फादर है। वैक्सीनेशन वर्ड इन्होंने दिया, किसने, आपका लुईस पास्चर को हट करने उन्होंने क्या क्या वर्ड दिया, टीकाकरण शब्द किसने दिया, वैक्सीनेशन वर्ड लुईस पास्चर ने दिया। फर्मेंटेशन टेक्निक के बारे में सबसे पहले किसने बताया, लुईस पास्चर ने। स्टेरिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, लुईस पास्चर ने। इसके अलावा ऑटोक्लेव टेक्निक, ऑटोक्लेव जो टेक्निक है उसके बारे में किसने बताया, लुईस पास्चर ने। बहुत सारी आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट साइंस में योगदान है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं किसको, लुईस पास्चर को। और इन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स की वैक्सीन खोजी। लेकिन सबसे पहले खोजी गई वैक्सीन कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स, जो किसने खोजी, एडवर्ड जेनर ने। इज इट क्लियर नोट। तो ये मोटे मोटे आपको क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। तो ये बात होगी आपके बारे में, वैक्सीन के बारे में बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट क्या रहता था स्मॉल पॉक्स का, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं अपन। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एक वेरी इंपॉर्टेंट एक एंटीवायरल ड्रग आया करती थी बेटा, दैट इज सिडोफोविर, जो अभी भी आती है, सिडोफोविर करके आती है। ये मेडिसिन अपन यूज में कर सकते थे, सिडोफोविर। इसके अलावा पैरासिटामोल, पीसीएम टू ट्रीट फीवर, फीवर को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते थे, पीसीएम करा करते थे बेटा। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को आइसोलेट रखते थे बेटा अपन आरिबास में, वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट स्कार स्क्रैप, स्कार स्किन आपका स्क्रैप, डिस्कार्ड बाय बर्निंग, डिस्कार्ड बाय बर्निंग। जो पेशेंट की जो आपका स्कार बनता था, स्किन जो टूट टूट के गिरती थी, उसके कपड़ों पे, उसके बिस्तर पे गिर जाती थी, उसके बेड पे गिर जाती थी, बेडशीट पे, उसको कलेक्ट करके सबको क्या करते थे, जला देते थे, ताकि दूसरों को कम्युनिकेट ना हो, दूसरों को इन्फेक्ट ना करो। दिस इज द अदर मैनेजमेंट। बाकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट था इसका। इज इट क्लियर और नॉट। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा, यस। चले आगे बच्चों, यस, चले आगे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, यहां सब दे सकते हैं। एस्प्रिन क्या थी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एस्प्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन स्मॉल पॉक्स। व्हाई, बिकॉज दिस कैन कॉज रेज सिंड्रोम, रेज सिंड्रोम कर सकती थी स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में आपकी कौन, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटर बच्चों, क्योंकि ये क्या कर सकती थी, रेज सिंड्रोम, रेज सिंड्रोम कर सकती थी, रेज सिंड्रोम बोलते हैं, REY, रेज सिंड्रोम। क्लियर बच्चों। तो ये कर सकती थी, इसलिए ये वैक्सीन क्या थी, सॉरी एस्प्रिन क्या कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है स्मॉल पॉक्स में। नेक्स्ट, उसके बाद अगर बात करें अपन यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ अपन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। हिस्ट्री जिसको अपन रेड प्लेग बोलते थे, मेरे पापा बताया करते थे कि जैसे किसी होली पे जितने गांव में कितने बच्चे हो रहे हैं उनको गिनते थे, जैसे 15 बच्चे हो रहे हैं, तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स इतनी तांडव मचाती थी गांव में पहले कि 15 बच्चे हुए एक साल में किसी गांव में, तो उसमें से केवल 5 ही बच्चे जिंदा रहते थे, उनके भी बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता था, बाकी सब 10 से 12 बच्चे मारे जाते थे। इतनी ज्यादा मोर्टलिटी थी स्मॉल पॉक्स, और जब तक ये वैक्सीन नहीं खोजी गई, बहुत खतरनाक बीमारी थी बेटा। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर बात करें बेटा, वेरी इंपोर्टेंट, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, फिर आगे बात करेंगे अपन। इंडिया में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब देखा गया बताइए, वेरी इंपोर्टेंट, लास्ट केस कब देखा गया बेटा, यस, ये देखा गया बेटा 24 मई 1975 को। कब देखा गया, 24 मई 1975 को। जो पेशेंट का नाम था वो था साइबान बीबी, साइबानो बीबी, और ये जो साइबानो बीबी है दिस इज बिलोंग टू वेस्ट बंगाल। तो लास्ट केस जो इंडिया में वेस्ट बंगाल में देखा गया, पेशेंट का नाम था साइबानो बीबी, और ये देखा गया 24 मई 1975 को, यानी 1975 में लास्ट केस देखा गया किसका, इंडिया में स्मॉल पॉक्स का, और पेशेंट का नाम था साइबानो बीबी आदिवासी में। फिर उसके बाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1977 में, अप्रैल 1977 में, 1977 में आरिवास में इंटरनेशनल कमीशन नाम की एक संस्था है, इंटरनेशनल कमीशन नाम की संस्था ने, WHO ने नहीं, किसने, इंटरनेशनल कमीशन नाम की संस्था ने इंडिया को, वेरी इंपोर्टेंट, इंडिया को स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड डिजीज, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड घोषित कर दिया गया था।
स्मॉल पॉक्स एडिकेटेड कब हो गया इंडिया में? 1977 में, अप्रैल 1977 में। किसने घोषित किया? इंटरनेशनल कमीशन ने स्मॉल पॉक्स को क्या घोषित कर दिया? एडिकेटेड घोषित कर दिया इंडिया से। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया में सबसे लास्ट केस कब देखा गया स्मॉल पॉक्स का? 1975 में। और एडिकेटेड घोषित कब किया गया? 1977 में। एक अपवाद है, वैसे कोई भी लास्ट केस मिलता है उसके 3 साल बाद एडिकेटेड घोषित करते हैं, लेकिन यहां पे उनको 2 साल बाद ही कर दिया क्योंकि ये नया नया दौर था उस समय। इज दैट क्लियर नोट? नेक्स्ट बात करते हैं अपन वर्ल्ड में। वर्ल्ड लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस वर्ल्ड में कब देखा गया बेटा? तो वर्ल्ड में लास्ट केस कब देखा गया? जल्दी कमेंट करो। तो स्मॉल पॉक्स का जो सबसे लास्ट केस देखा गया बच्चों, दैट इज 26 ऑफ अक्टूबर 1977, 1977 में सबसे लास्ट केस देखा गया। दैट इज द सोमालिया। सोमालिया देश है आपका, जो अफ्रीका में पड़ता है आपका। सोमालिया में लास्ट केस देखा गया बेटा इसका। किसका? वेरी इंपोर्टेंट। और उस मरीज का जो नाम था दैट इज द मलीन। पेशेंट का नाम क्या था? मलीन। मरीज कौन था? मलीन नाम की पेशेंट था। सोमालिया में, अफ्रीका देश है ये। वहां पे लास्ट केस देखा गया स्मॉल पॉक्स का 1977 में, 26 अक्टूबर 1977 में। और एडिकेटेड घोषित कर दिया पूरे डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड से। वेरी इंपोर्टेंट, वर्ल्ड से, वर्ल्ड इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स बाय डब्ल्यूएचओ। तो यहां पे किसने घोषित किया? डब्ल्यूएचओ ने। एडिकेटेड कहां? दुनिया से। दैट इज 8 मई 1980, 8 मई 1980 को पूरी दुनिया से एडिकेटेड घोषित कर दिया गया किसको? स्मॉल पॉक्स को बेटा। और जो लास्ट केस देखा गया ये कहां देखा गया? आपका अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया, उसमें एक मलिन नाम का पेशेंट था, वो लास्ट केस था पूरी दुनिया में। और डिजीज होने के 3 साल बाद में क्या घोषित कर दिया जाता? एडिकेटेड घोषित कर दिया बेटा। क्लियर बच्चों? तो वेरी इंपोर्टेंट, एनी डिजीज can be eradicated, declare after 3 years of last case found। अब ना तो केस है, ना वेक्टर है, ना पॉजिटिव एजेंट, ना वैक्सीन, कोई भी अवेलेबल नहीं है, केवल फॉर्मूला अवेलेबल है। जरूरत पड़ने पर अपन बढ़ा सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया से लास्ट केस फाइंड होने के कितने साल बाद? 3 साल बाद आप उसको एडिकेट घोषित कर सकते हो। अब ना तो यहाँ कोई पॉजिटिव एजेंट है, ना कोई कैरियर है, ना कोई पेशेंट है, ना वैक्सीन, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, केवल ट्रीटमेंट की टेक्निक अवेलेबल है, उसको एडिकेशन बोलते हैं बेटा। तो एडिकेटेड आपका 8 मई 1980 में गलती करा बेटा। क्लियर बच्चों? ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना किसके बारे में? स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो अपन ने मेजर ध्यान रखा, स्मॉल पॉक्स एडिकेटेड डिजीज है, पूरे वर्ल्ड से 1980 में एडिकेट घोषित कर दिया गया। अरे बात में 1977 में लास्ट केस देखा गया पूरे वर्ल्ड में। भारत में एडिकेट घोषित 1977 में, लास्ट केस 1975 में। वेस्ट बंगाल साइबान बीवी आपका लास्ट केस थी इंडिया में। इज इट क्लियर नोट? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो थी वो इनोकुलेशन टेक्निक से दी जाती थी, स्कारिफिकेशन टेक्निक से द्वारा ड्रॉप डाल दिया जाता था, कट लगा के ड्रॉप डाल देते थे, इम्यूनिटी डेवलप होती। और एज जो 12 मंथ से कम एज के बच्चों में देते थे। एयरबोर्न प्रिकॉशंस रखना आपको, सीडोफोविर ड्रग दे सकते हैं, पीसीएम दे सकते हैं, पर एस्पिरिन नहीं देना है। साइन सिम्टम में सेंट्रीफ्यूगल रसेस होंगे, रसेस डीप होंगे, जिससे परमानेंट घाव के निशान रहेंगे, लाइफ लॉन्ग। चेचक के निशान रहता ना वो लाइफ लॉन्ग, वो यही है बेटा। परमानेंट घाव के निशान रहते थे लाइफ लॉन्ग, काले काले धब्बे पड़ जाते थे। वो जो आपका मैकुलोपेपुलर रसेस है, जो आपका डीप रसेस हुआ करते थे, और सोल और पाम पे भी रसेस हुआ करते थे, पर एक्जिला पे नहीं हुआ करते थे। सेंट्रीफ्यूगल टाइप के रसेस हुआ करते थे। अरे बस में इसके अलावा 10 से 14 दिन पे स्कारिफिकेशन होने के बाद उसके क्रस्ट बनते थे, उन क्रस्ट को बर्निंग टेक्निक से आपको डिस्कार्ड करना ताकि दूसरों को कम्युनिकेट ना हो। क्लियर है? एवरेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन, एक ही वर्ड में पूछे तो 12 दिन के आसपास इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और वेरियोला वायरस जो कि एक डीएनए वायरस का मेन पॉजिटिव एजेंट है, इसी को रेड प्लेग बोलते हैं। हाई मोर्टिलिटी हुआ करती थी और रीअटैक रेट 85% तक, यानी वापस होने के चांस भी हुआ करते थे। तो ये तो बात हुई किसके बारे में? स्मॉल पॉक्स के बारे में। अब अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चों। अपन ने कहा कि मैकुलोपेपुलर रसेस कौन सा वायरस है? डीएनए, दैट इज द स्मॉल पॉक्स। Is it clear or not? Next question. What is the incubation period of chicken pox? आगे डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा 14 से 16 दिन, एवरेज 14 से 16 दिन होता है आपका चिकन पॉक्स का बच्चों। वेरी इंपोर्टेंट। A vaccine can be prevent smallpox. How often it is given? Once in a life, every 10 year, once at birth, again after age 65, या none of the above? तो जो वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स, दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन बाय एडवर्ड जेनर। वाका में फर्स्ट वैक्सीन है और ये जिंदगी में एक ही बार लगती थी, वंस इन ए लाइफ। फिर उसके बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती थी। एक बार लगाते थे वैक्सीन को, वंस इन ए लाइफ, और 12 महीने के अंदर अंदर लगा देना। एज बिलो 12 मंथ, एक साल से कम एज में लगाते थे। विच सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन शो अप फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा सिम्टम होगा अर्ली? रस, फीवर एंड वॉमिटिंग, हेडेक एंड बॉडी एक, या बी एंड सी?
बताइए। तो जो राइट आंसर जाएगा बेटा दैट इज द फीवर एंड वॉमिटिंग। फीवर एंड वॉमिटिंग आर द अर्ली सिम्टम ऑफ किसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका स्मॉल पॉक्स का बेटा, बड़ी माता जिसको अपन बोलते हैं। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, आर्यवास में फर्स्ट वैक्सीन किसने खोजी थी, एडवर्ड जेनर ने। कौन सी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। आर्यवास में किसने खोजी थी, काउ में एक्सपेरिमेंट करके, वाका वर्ड काउ से राइज है, इसलिए फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड फॉर विच वायरल डिजीज, सबसे पहले किस वायरल डिजीज के बताओ, स्मॉल पॉक्स के बारे में। और स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट कौन है, वेरियोला वायरस, जो कि एक डीएनए वायरस है। आर्यवास में ये सबसे पहले इसी के बारे में खोजी गई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस इन्फेक्शन, लास्ट साइन क्या है बच्चों, फीवर, आर्यवास में हेडेक, मैकुलोपेपुलर रसेस, या आपका तो जो लास्ट साइन था कौन सा, मलाइज। मलाइज आपको थकान सबसे लास्ट में और देखने को मिलती है आपको। इसके अलावा मैकुलोपेपुलर रसेस भी देखने को मिलते हैं आपको फीवर के बाद। मलाइज अर्ली भी होती है, लेट भी आपका साइन होता है बेटा। मलाइज का मतलब थकान के साथ शरीर दर्द करना, बेचैनी होना, ऐसे सिम्टम आना। यस, विच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए जिम्मेदार कौन है, तो वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस जो कि एक डीएनए वायरस है बच्चों। कैसा वायरस है, डीएनए वायरस है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड वायरस है बच्चों। नेक्स्ट, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लास्ट केस 1980 में रिपोर्ट हुआ। आर्यवास में सोमालिया देश में, सोमालिया देश में एक मलिन नाम का पेशेंट था, वो आपका लास्ट आपका केस था बचा 1980 में पूरे वर्ल्ड से। आर्यवास में, सॉरी लास्ट केस की बात करा बेटा, लास्ट केस कब आएगा, 1977 में, माफी चाहता हूं, आर्यवास में। और सोमालिया देश में कहां पे, मलिन नाम की पेशेंट थी, आर्यवास में, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको 8 मई 1980 को पूरे वर्ल्ड से इसको एडिकेटेड घोषित कर दिया गया, किसको, स्मॉल पॉक्स को। तो लास्ट केस की अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो कब देखा गया, 1977 में। इज द राइट आंसर, एडिकेटेड घोषित कब किया गया, 1980 में। यस, चलो एग्री विद यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएट विद स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के साथ कौन सा स्टेटमेंट एसोसिएट नहीं है, बताइए। सेंटिपिटल रसेस, प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट, रसेस स्टार्ट फ्रॉम द चेस्ट, या सुपरफिशियल रसेस। यस, तो प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट रहती है, सही है। आर्यवास में नोट पूछ रहा है, बताइए, इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, बताइए। चलेगा बच्चों, ये नोट हटा देता हूं तब आंसर सही होगा, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, नोट हटा रहा हूं। अब बताइए बच्चों, विच स्टेटमेंट इज, इसमें थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन में, इसमें दो अपना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, विच स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद स्मॉल पॉक्स, तो सेंट्रीपिटल रसेस नहीं होते थे, कौन से होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, तो ये गलत है। प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट होती है, ये सही है। रसेस स्टार्ट फ्रॉम द चेस्ट, गलत है, सबसे पहले कहां होते थे, फोरहेड पे। आर्यवास में सुपरफिशियल नहीं होते, कौन से होते हैं, डीप रसेस। ये कह रहा है कि कौन से आपका बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सही है, तो आपको ध्यान रखना स्टेटमेंट में बी सही है आपका, प्लियोमॉर्फिज्म क्या रहेगी, एब्सेंट। मैंने बीच में से नोट हटा दिया तब आंसर क्वेश्चन सही होगा, थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, नोट गलती से लग गया। इज इट क्लियर और नोट, समझ मेरी बात। तो प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट रहेगी यहाँ पे, क्योंकि सेम स्टेज ऑफ रसेस, रसेस की एक स्टेज हुआ करती थी पूरी बॉडी पे, मैक्यूल है तो मैक्यूल होंगे, पेपुल है तो पेपुल होंगे, यानी प्लियोमॉर्फिज्म बहु आकार की नहीं होगी। और रसेस कैसे होंगे, सेंट्रीफ्यूगल होंगे। रसेस कहां से शुरू होते हैं, फोरहेड से सबसे पहले रसेस शुरू होते थे। और रसेस कैसे हुआ करते थे, डीप रसेस हुआ करते थे, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री, तो 1977 में इंडिया को क्या घोषित कर दिया गया, आपका बेटा स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर घोषित कर दिया गया। कैरेक्टरिस्टिक रसेस इन द चिकन पॉक्स आर कॉल्ड, अब चिकन पॉक्स में कौन से रसेस होते हैं, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में। यस बच्चों, 2 मिनट ब्रेक ले लो, पानी आनी पी लो, फिर अपन बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। आपका क्वेश्चन रेडी है, चलेगा, जल्दी से लाइव आ जाओ एक बार, चलिएगा। गुड मॉर्निंग और मनोज कुमार, शुरू करें, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक रसेस इन चिकन पॉक्स आर कॉल्ड मैकुलोपेपुलर, पोस्टुल, स्कैब या ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस। अब इस क्वेश्चन को जानने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, किसके बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये रहा आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इसी को अपन बोलते हैं छोटी माता, उल्टा है मामला, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता है और इसको क्या बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, उल्टा है चिकन पॉक्स को। तो जो चिकन पॉक्स है
वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द आल्सो ए एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस। क्लियर बच्चों? विच इज हाईली कंटाजीनियस, विच इज हाईली कंटाजीनियस, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को में वेरी इंपॉर्टेंट बहुत तेजी से फैलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बात समझ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ध्यान रखना, चिकन पॉक्स जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन चिल्ड्रन, कम्युनिकेबल डिजीज इन चिल्ड्रन। बच्चों में होने वाली सबसे ज्यादा बीमारी है कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन दैट इज द चिकन पॉक्स। बच्चों में जितनी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसमें कॉमन सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आपकी चिकन पॉक्स। और एक्यूट वायरल इलनेस है जो हाईली कंटाजिनियस, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को बहुत तेजी से फैलती है चिकन पॉक्स आपका। इसी को अपन बोलते हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट छोटी माता। अरे क्या बोलते हैं? छोटी माता, या इसी का दूसरा नाम है वेरिसेला। वो वेरियोला है तो ये कौन सी है? स्मॉल पॉक्स वेरियोला है, VARIOLA वेरियोला। और ये क्या है? वेरिसेला। इज इट क्लियर नोट? बात करते हैं अपन पॉजिटिव एजेंट की। पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करें अपन किसके बारे में? चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट, तो दैट इज द वेरिसेला जोस्टर वायरस। कौन सा वायरस प्यारे बच्चों? वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसी का दूसरा नाम है ह्यूमन हर्पिस वायरस थर्ड। हर्पिस की टोटल 8 फैमिली अपन पढ़ते हैं ब्लड में। हर्पिस वायरस फर्स्ट, हर्पिस वायरस सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और 8, जिसमें बहुत फेमस है एक तो हर्पिस वायरस थर्ड जो चिकन पॉक्स करता है, एक हर्पिस वायरस 4 जो एप्स्टीन बार वायरस जो होजकिंग लिम्फोमा करता है, हर्पिस वायरस 5 जिसको अपन साइटोमेगालो वायरस बोलते हैं, और हर्पिस वायरस 8 जिसको ह्यूमन कपोसी सार्कोमा वायरस 8 बोलते हैं, जो एड्स के अंदर क्या करता है? कपोसी सार्कोमा कैंसर करता है, स्किन का कैंसर। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये जो वेरिसेला जोस्टर है इसी को अपन ह्यूमन हर्पिस वायरस क्या बोलते हैं? थर्ड बोलते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो वायरस है दैट इज द डीएनए वायरस, डीएनए वायरस है एंड दिस इज द पॉजिटिव एजेंट। तो ध्यान रखना, स्मॉल पॉक्स का भी वायरस डीएनए है और वेरिसेला जो आपका चिकन पॉक्स का भी पॉजिटिव एजेंट कौन है? आपका डीएनए वायरस ही है बच्चों, डीएनए वायरस है बेटा। क्लियर बताओ? इसी का दूसरा नाम ह्यूमन एल्फा हर्पिस वायरस थर्ड भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसके बेटा। क्लियर बच्चों? तो पॉजिटिव एजेंट क्लियर है। नेक्स्ट, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है बीमारी का, इंक्यूबेशन पीरियड है वो लिख लीजिएगा दिमाग से आपका बेटा। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है आपका 7 से 21 दिन, 7 से 21 दिन यानी 1 to 3 वीक के आसपास इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और एवरेज अगर पूछे तो आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 15 से 16 दिन, 15 से 16 दिन आपका, या 14 से 16 दिन मान लो आप, 14 to 16 डेज के आसपास इसका एवरेज, 15 दिन के आसपास इसका क्या रहता है? इंक्यूबेशन पीरियड। 14 to 16 डेज इसका क्या रहता है? आपका एवरेज 15 दिन के आसपास इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है बेटा। तो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं अपन कम्युनिकेबल पीरियड की। तो इसका जो कम्युनिकेबल पीरियड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा वो क्या रहता है? 1 to 2 डेज बिफोर एंड 4 to 5 डेज आफ्टर रस अपीयर। रस अपीयर होने के कितने? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1 से 2 दिन पहले और 4 से 5 दिन बाद तक हाईली कम्युनिकेबल है। तो इसको जो आइसोलेट रखेंगे 5 + 2 कितने दिन तक? 7 दिन तक मरीज को क्या रखना है? आइसोलेशन रखना बेटा। और आइसोलेशन किस लेवल के प्रिवेंशन है? सेकेंडरी लेवल के। समझ में आ रहा? इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट से ध्यान रखना, आपके मन को शांति मिल सकती है, मंजिल नहीं मिल सकती है। शॉर्टकट अपनाना छोड़िएगा, ट्रिक अपनाना छोड़िएगा, आपको चीजें आनी चाहिए, सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, छोटे छोटे प्रयास करो, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो 1 to 2 डेज बिफोर एंड 4 to 5 डेज आफ्टर रस अपीयर क्या रहेगा आपका? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाईली कम्युनिकेबल रहेगा, यानी 1 पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा। आइसोलेशन इसको 7 डेज तक रखेंगे अपन। क्लियर बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। रूट ऑफ जो एंट्री है वो कौन सा है? रूट ऑफ जो एंट्री है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी रूट से, लाइक नोज के थ्रू या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी में एंटर करेगा बेटा, लंग्स वगैरह को इन्फेक्ट करेगा। ये रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है सारी। और मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है दैट इज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, छींकने खांसने से। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई यानी छींकने खांसने से, स्नीजिंग और थे, या अपन बोल सकते हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन। ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन भी इसके कारण हो सकता है बेटा। ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माउथ टू माउथ कॉन्टेक्ट या फेस टू फेस कॉन्टेक्ट से, यानी कोई एकदम तुम्हारे सामने आके खांसे, तुम्हारे मुंह के सामने आके, तो वो भी एक आपका हो सकता है बेटा। ओरोफेरिंजियल भी रूट हो सकता है आपका।
इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, चले आगे, समझ मेरी बात? तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मोस्ट कॉमन रूट है, इसके अलावा ओरोफेरिंजियल हो सकता है, इसके अलावा स्किन कॉन्टेक्ट, जो लीजन है उसके स्किन के कॉन्टेक्ट में आ जाए या म्यूकोसा के कॉन्टेक्ट में आ जाए, इससे भी ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे म्यूकोसा यानी किस करने से फैल सकती है, कुल मिला के म्यूकोसा के कॉन्टेक्ट में आने से, स्किन से स्किन कॉन्टेक्ट हो जाए उसकी वजह से हो सकती है। इसलिए जब भी इसकी केयर करें, ग्लव्स हर पास में क्या यूज करें आप, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन टेक्निक से मरीज की केयर करें। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब ग्लव्स गाउन, आपका अब चश्मा वगैरह, गोगल्स वगैरह सब आपको, शू कवर वगैरह, कैप वगैरह सब यूज करना आपको केयर में। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोस्टली ड्रॉपलेट न्यूक्लाई होता है। ड्रॉपलेट न्यूक्लाई थ्रू किसके थ्रू, स्नीजिंग एंड कफिंग के थ्रू। ड्रॉप लाइक आपके आपके स्पीड के छोटे छोटे छींटे निकलेंगे, उसके थ्रू ये फैलता बेटा, या ओरोफेंजियल सिक्रेशन यानी फेस टू फेस कांटेक्ट से, स्किन कांटेक्ट से, या म्यूकोसा के कांटेक्ट में आने से हो सकता है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, को डाउट है बच्चों? किस एज में ज्यादा होता है? तो मोस्टली इन चिल्ड्रन, अपन ने कहा था कि किस में होता है, मोस्टली इन चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट। बट में अफेक्ट किसको बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अडल्ट। और अगर ये अडल्ट को अफेक्ट करेगा तो बहुत डेंजर है अडल्ट के लिए, अडल्ट के लिए बहुत डेंजर है, ध्यान रखना बात, वेरी इंपॉर्टेंट। सदन मेरी बात क्लियर है? आल्सो अफेक्ट प्रेगनेंसी, इसके अलावा ये प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट कर सकता है, प्रेगनेंसी में भी ये हो सकता है। और प्रेगनेंसी में अगर ये हो गया तो ध्यान रखना बहुत टेरेटोजेनिक है। टेरेटोजेनिक मतलब फीटस को कंजेनिटल माल फॉर्मेशन कर सकता है, तो अर्ली ट्रीटमेंट करें बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे? एक चीज अपन और लिखेंगे बेटा, अपन ने एक चीज पढ़ रहे थे अपन, एक छोटा सा बीच में ऐड कर लो आप, जो मैं लिखाना भूल गया, क्वेश्चन डाल के लिख लो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। चलो इसी में अपन लिख लेंगे, पूरा ही पढ़ना, अपने को छोड़ना कुछ नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हुआ करता था स्मॉल पॉक्स का, दैट इज द निमोनिया। और कौन सा निमोनिया? वायरल निमोनिया, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हुआ करता था, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछ ले कि वायरल, और ये बहुत फेटल होता था, इससे डेथ हो सकती थी, इवन डेथ तक हो सकती थी इससे, स्मॉल पॉक्स के कॉम्प्लिकेशन पड़ रहा है। इसके अलावा एनसेफेलाइटिस हो सकता था, समझ मेरी बात, एनसेफेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है किसका, आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसका, आपका आपका स्मॉल पॉक्स का कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये मैं बताना भूल गया था आपको, ये लिख लो बेटा। आरिवास में, अरे बोलो भाई, आरिवास में। इसके अलावा केराटाइटिस भी हो सकता था, केराटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस तक हो सकती थी। ये कॉम्प्लिकेशन हुआ करते थे किसके किसके, केराटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का इन्फ्लामेशन हो सकता था जिससे ब्लाइंडनेस हो सकती थी। एनसेफेलाइटिस और निमोनिया इसके कॉम्प्लिकेशन हुआ करते थे आपके स्मॉल पॉक्स की। कम बैक टू टॉपिक, बात करें अपन किसकी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल आपकी, अब बात करें अपन चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स में जो है अगर अपन बात करें मोस्टली इन चिल्ड्रन हुआ करती थी, इज इट क्लियर और नॉट? बट किसी भी एज ग्रुप को ये अफेक्ट कर सकती है, और आल्सो अफेक्ट द प्रेगनेंसी। और अगर ये प्रेगनेंसी में हुई तो बहुत टेट्रोजेनिक है, बेबी को क्या कर सकती है, कंजेनिटल माल फॉर्मेशन कर सकती है। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका एवरेज आपका 14 से 16 दिन, एवरेज 15 दिन के आसपास रहता है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? और विंटर सीजन में मोस्टली कॉमन होती है बेटा। अरे बात में सीजन कौन सा कॉमन है, और सारी रेस्पिरेटरी डिजीज मोस्टली कौन से, इन्हीं ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में कॉमन होती है बेटा। क्लियर है? अरे बात में सेकेंडरी अटैक रेट की बात करें, यानी दोबारा होने के चांस, जिस पर्सन में हो गया उसमें वापस होने के चांस है 90% तक, बहुत ज्यादा सेकेंडरी अटैक रेट होते हैं चिकन पॉक्स के, बहुत ज्यादा कॉमन है कि वापस सेकेंडरी अटैक रेट बहुत ज्यादा हो सकते हैं चिकन पॉक्स के। इज इट क्लियर और नॉट? इसलिए ढंग से ट्रीट करो बेटा। हमारी बात में अरे कोई डाउट है? अब बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम की। साइन सिम्टम बेटा 2 स्टेज में आते हैं, 2 स्टेज में। पहली स्टेज होती थी प्री इरप्टिव स्टेज, होती थी क्या, इसकी तो होती है प्री इरप्टिव, होती थी स्मॉल पॉक्स के लिए, होती है किसके लिए, आपके चिकन पॉक्स के लिए। तो प्री इरप्टिव फेज में, स्टेज के अंदर आपका बेटा देखिएगा, मरीज को क्या होगा, फीवर होगा, इसके अलावा मरीज को मलाइज होगा, वीकनेस रहेगी, और मरीज को बेकक रहेगा, आपके को पेशेंट को क्या रहेगा, बेकक देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है? और ये जो सिम्टम थे वो 2 to 3 डेज तक हुआ करते थे, स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तक ये सिम्टम हुआ करते थे। प्रीरिएक्टिव स्टेज, कौन सी स्टेज बोलते हैं इसको, प्रीरिएक्टिव स्टेज, आरिबास में, आरिबास में। और ये कब तक, बिफोर रस अपियर, रस अपियर होने के कितने दिन पहले तक, बॉडी पर रसेस होते थे, उस रसेस होने के 2 से 3 दिन पहले तक फीवर, मलाइज, वीकनेस ऐसे सिम्टम आते थे। फिर आपकी कौन सी स्टेज आती थी, इरप्टिव स्टेज।
इरप्टिव स्टेज में क्या होंगे, इरप्शन होंगे, मतलब छाले बनेंगे आपके, रसेस बनेंगे और इरप्ट होंगे वो रसेस आदिवासी में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अरे समझ रहे मेरी बात? चले आगे बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहां पे जो रसेस होंगे दैट इज द सेंट्रीपिटल रसेस की क्या खासियत हुआ करती थी, सेंट्रीपिटल रसेस थे, ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस हुआ करते थे। अरे समझ रहे मेरी बात? ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस हुआ करते थे। अरे बात, और रसेस विद फीवर, मतलब क्या खासियत है, स्मॉल पॉक्स में जैसे ही रसेस अपेयर होते हैं फीवर सबसाइड हो जाती है, लेकिन यहाँ फीवर भी साथ साथ बढ़ती रहती है रसेस के साथ साथ। रसेस कैसे थे, ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस हुआ करते थे। और सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की और बीच में आपका बेटा। और जो फर्स्ट जो रस अपेयर होता था, याद करो मेरी रब सिटी, फर्स्ट जो रसेस हुआ करता था ऑन ट्रंक, मेरी रब सिटी C4 चिकन पॉक्स में, कहां पे, ट्रंक में। याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो रसेस की क्या प्रवृत्ति थी, इरप्टिव स्टेज में सेंट्रीपिटल रसेस होंगे, ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस होंगे, रसेस विद फीवर, फीवर के साथ रसेस आएंगे, और ट्रंक पे सबसे पहला रसेस आपको अपेयर होगा। जबकि स्मॉल पॉक्स में 4-8 पे होता बेटा, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, यहाँ पे कौन से होते हैं, सेंट्रीपिटल। वहां पे नो ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस, यहाँ पे ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस। वहां पे क्या होता था, सुपरफिशियल डीप रसेस, यहाँ पे सुपरफिशियल रसेस होंगे चिकन पॉक्स में। सोल और पाम इन्वॉल्व हो रहे थे किसमें, स्मॉल पॉक्स में, यहाँ पे सोल और पाम इन्वॉल्व नहीं होंगे। वहां पे एक्सुला इन्वॉल्व नहीं हो रहा था स्मॉल पॉक्स में, यहाँ पे चिकन पॉक्स में एक्सुला इन्वॉल्व होगा। ये मेजर मेजर अंतर आपके। तो देखिएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रसेस देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रसेस की बात करें तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फर्स्ट रसेस ऑन कहां पे बेटा, ये पढ़ा अपन ने ट्रंक पे, और देन स्प्रेड ऑन होल बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज, पूरे हाथ पैरों में और पूरे शरीर में छाले हो जाएंगे बेटा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। रसेस जो होंगे आपका वेरी इंपोर्टेंट, सुपरफिशियल रसेस होंगे। रसेस सुपरफिशियल होंगे तो गांव के निशान कम रहेंगे। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर में ज्यादा, बीच में बॉडी के अंदर, यहां सेंटर में ज्यादा रसेस होंगे आपके फेस वगैरह पे, यहाँ पे बेटा सेंट्रीपिटल रसेस ज्यादा होंगे आपको। पर पहला रसेस कहां आता है, ट्रंक में, आरिवास में। आरिवास में वेरी इंपोर्टेंट, क्लियर बच्चों? यहां पे सोल एंड पाम नॉट इन्वॉल्व, पाम नॉट इन्वॉल्व, सोल और पाम इन्वॉल्व नहीं होंगे, ध्यान रखना, सोल और पाम इन्वॉल्व नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट। बट एक्सिला में रसेस अपीयर होंगे, एक्सिला रसेस इन्वॉल्व, एक्सिला में रसेस अपीयर होंगे, ध्यान रखना। मतलब अपने कहा था स्मॉल पॉक्स में सोल और पाम इन्वॉल्व होते हैं, एक्सिला इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सोल और पाम इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक्सिला में रसेस होंगे। वहां पे डीप रसेस हो रहे थे, यहाँ पे सुपरफिशियल रसेस हो रहे हैं। वहां पे सेंट्रीफ्यूगल रसेस थे, यहाँ पे कौन से थे, सेंट्रीपिटल रसेस देखने को मिलेंगे। यानी सेंटर में ज्यादा रसेस होंगे, और वहां पे स्मॉल पॉक्स में पेरिफेरी में यानी हाथ पैरों में ज्यादा रसेस होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। एक्सिला रसेस इन्वॉल्व होंगे आपका, सोल और पाम नॉट इन्वॉल्व होगा बेटा। अरे समझ मेरी बात, को डाउट है? हर बात में नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऑल स्टेज ऑफ रसेस अपीयर ऑन बॉडी, ऑन बॉडी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। अपन ने कहा था स्मॉल पॉक्स में नो प्लियोमॉर्फिज्म, एक ही स्टेज होती है। यहां पे क्या होगा, सारी स्टेज होगी, यानी कहीं पे मेप्यूल होंगे, कहीं पे पेप्यूल होंगे, कहीं पे पोस्चुल होंगे, कहीं पे वेस्टिकुल, कहीं स्केप, यानी छाले जो होंगे अलग अलग तरह के होंगे। और इस तरह के रसेस होने की वजह से कैसे रसेस होंगे, ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस, वेरी 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 इंपोर्टेंट। रसेस कैसे होंगे, प्लियोमॉर्फिज्म टाइप के, यानी सारी स्टेज होगी। कई हाथ पे, जैसे यहाँ पे इसी हाथ पे मेक्यूल, यहाँ पेप्यूल है, पोस्चुल है, वेस्टिकुल, यानी चारों स्टेज होगी। तो जैसे ड्यू ड्रॉप का मतलब ओस की बूंदे, कैसी बूंदे, ओस की बूंदे। ओस की बूंदे देखी होगी आपने, अभी सर्दियों के दिनों में पड़ रही है, कोई बूंद छोटी होती है, कोई बूंद बड़ी होती है, कोई और बड़ी होती है, कोई और बड़ी होती है, इस तरह से। एक फिक्स साइज की बूंदे नहीं होती है, ड्रॉप है ना वो फिक्स साइज की नहीं होती है। वैसे यहाँ एक फिक्स साइज के नहीं होंगे, यहाँ पे मल्टीपल स्टेज प्रेजेंट रहेगी, ऑल स्टेज रहेगी रसेस की। इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म, यानी बहु आकार के छाले। और ये जो छाले वो कैसे दिखेंगे, ओस की बूंदों की तरह, ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस देखने को मिलते हैं। इसे क्लियर नोट किस केस में, अरे बोलो भाई, को डाउट है? और ड्यू ड्रॉप लाइक, इसी को बोलते हैं वेसिकल यूनिलोकुलर, यानी फ्लूइड फिल्ड रसेस होंगे मोस्टली, और मल्टीपल स्टेज होगी उसके अंदर बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस देखने को मिलते हैं, जबकि स्मॉल पॉक्स में नहीं देखने को मिलता। याद है कि नहीं आपको? इज इट क्लियर और नॉट?
यस, चले बच्चों नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये तो बात हुई क्या साइन एंड सिम्टम की बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, फीवर इंक्रीज विद रस, यानी रस के साथ साथ फीवर भी बढ़ेगी। अरे भैया रस के साथ फीवर रहेगी, जो क्रस्ट बनेगा आपका स्केब, उसमें टाइम लगता है 4 से 7 दिन। वहां पे कितना लग रहा था आपका 10 से 14 दिन स्मॉल पॉक्स में, यहां कितना लग रहा है 4 से 7 दिन लग रहा था आपका बेटा, क्लियर है। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना, क्रस्ट और स्केब बनने का आपका बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइन सिम्टम हो गया आपके चिकन पॉक्स के, किसके, चिकन पॉक्स के। नेक्स्ट देखिएगा डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो डायग्नोसिस में वही आप हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन सा रसेस, ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस देखने को मिलेंगे आपको, और साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लियोमॉर्फिज्म। अरे क्या देखने को मिलेगा, प्लियोमॉर्फिज्म, और ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लियोमॉर्फिज्म बहु आकार की देखने को मिलेगी आपको हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ। इसके अलावा मरीज को क्या कर सकते हैं, डीएनए कंफर्म ऑफ वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर का क्या देख लो आप, डीएनए कंफर्म कर लो। तो डीएनए वायरस कौन सा होता है, वेरिसेला जोस्टर, तो वो भी तुम कंफर्म कर सकते हो डीएनए कंफर्म द्वारा। वेरिसेला जोस्टर वायरस का डीएनए कंफर्म कर सकते हैं अरिबास में किसके द्वारा, पीसीआर के द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा डीएनए देख सकते हैं, और पीसीआर टेक्निक से अपन पता लगा सकते हैं। या अपन क्या कर सकते हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है, जोस्टर वायरस को अपन क्या करा सकते हैं, कल्चर करा सकते हैं फ्रॉम फ्लूइड फिल्ड वेसिकल। ये जो वेसिकल है उसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट होगा, तो उस वेसिकल्स में से वहां से अपन इसको पस को निकाल के, और पस को निकाल के कल्चर करा के देखेंगे, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस का डीएनए या वेरिसेला जोस्टर मिल सकता बेटा, यस, वेरी इंपोर्टेंट। कोई डाउट है आरिवास में। इसके अलावा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक स्पेशल टेस्ट करते हैं, दैट इज द टी जेंग टेस्ट। कौन सा, टी जेंग टेस्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। टी जेंग टेस्ट अपन यहां पे कर सकते हैं बेटा, या टी जेंग टेस्ट या टी जेंग स्मीयर बोलते हैं, इसी को अपन टी जेंग स्मिट बोलते हैं, या हर्पिस जोस्टर टेस्ट बोलते हैं इसको बेटा, वेरी इंपोर्टेंट। टी जेंग टेस्ट, दिस इज द स्किन टेस्ट। कैसा टेस्ट है, स्किन के अपन पार्टिकल लेंगे और स्किन टेस्ट कर सकते हैं, टी जेंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट, टी जेंग टेस्ट कर सकते हैं बेटा, इसी को हर्पिस जोस्टर स्किन टेस्ट बोलते हैं, या हर्पिस जोस्टर स्किन टेस्ट, या हर्पिस स्किन टेस्ट बोलते हैं, या इसी को टी जेंग टेस्ट बोलते हैं। और इसमें अपन स्मीयर लेंगे, कहां का, स्किन का टेस्ट लेंगे। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, मल्टी जियांट सेल, यानी बड़ी बड़ी सेल देखो, मल्टी जियांट का मतलब मोटी सेल देखने को मिलेगी आपका, न्यूक्लियस, मल्टी जियांट सेल देखने को मिल सकती है बेटा अरिबास में। मल्टी जियांट एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे। ये जो स्किन लोगे ना, स्किन को तुम टीजेंग स्मीयर जो लोगे उसको तुम विजुलाइज करोगे, तो जो सेल होगी उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और सेल बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। दैट इज द, ये भी एक स्पेशल टेस्ट है, इसको टीजेंग टेस्ट बोलते हैं। और ये किसमें करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हर्पिस स्किन टेस्ट बोलते हैं इसको, या हर्पिस जोस्टर स्किन टेस्ट, या टीजेंग टेस्ट, या टीजेंग स्मीयर। ये स्किन का टेस्ट होता है, स्किन के लीजन्स को अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो मल्टी जियांट मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल देखने को मिलेगी आपको, यानी बड़ी सेल होगी और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। इसका मतलब ये, इसको टीजेंग स्मीयर पॉजिटिव है, मरीज को हर्पिस जोस्टर यानी वेरिसेला जोस्टर प्रेजेंट है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट, अरे बोलो भाई। ये कुछ आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट, समझ मेरी बात, अरे समझ मेरी बात को। ये अपन कुछ अपन क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ अपन इसका मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, सॉरी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का मैनेजमेंट क्या बच्चों, तो वेरी इंपॉर्टेंट आरिवास में सबसे तो पहले क्या, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रखना। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का मतलब लीजन्स को डायरेक्ट टच नहीं करना, क्योंकि स्किन टू स्किन भी फैल जाता है आरिवास में बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, वैक्सीनेशन देंगे। वैक्सीनेशन में अपन क्या देंगे, चिकन पॉक्स वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, वैक्सीन का नाम ही क्या, चिकन पॉक्स वैक्सीन। वैक्सीन का नाम ही क्या, चिकन पॉक्स वैक्सीन है बेटा, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, चिकन पॉक्स वैक्सीन, या इसी को वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन या वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन। इस वैक्सीन को स्टोर करते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन स्टोर कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। इसका जो रूट रहेगा इस वैक्सीन का, दैट इज द सबक्यूटेनियस रूट से लगेगी, ये सबक्यूटेनियस रूट से लगेगी। इसकी जो डोज रहेगी वही 0.5 ml रहेगी, और एज जो रहती है इसकी
किस एज पे इस वैक्सीन को लगाना, जल्दी कमेंट करो। तो इस वैक्सीन को लगा लेना आपको बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 12 से 18 मंथ की एज पे, यानी 1 साल के बाद से लेके 1 से 1.5 साल की उम्र के बीच में इस वैक्सीन को तुम लगा सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, क्या करें कि वैक्सीन जो है वो कौन सी देंगे? चिकन पॉक्स वैक्सीन, जिसको वेरिसोला जोस्टर वैक्सीन बोलते हैं। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस वैक्सीन को यानी रेफ्रिजरेट करते हैं। स्टोर करने के लिए क्या करना? रेफ्रिजरेटर। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनिटी शेड्यूल, आपको परचेज करके लगानी पड़ती है। और रूट इसका सबक्यूटेनियस डोज इसकी 0.5 ml, और एज कितनी? 12 से 18 मंथ की एज पे अपन ये वैक्सीन लगा सकते हैं बच्चों। अरे बस कोई डाउट है? अरे समझ रहे मेरी बात को? चले आगे। इसके अलावा इसका डोज का जो इंटरवल है वो 3 मंथ रखेंगे। डोज का इंटरवल है वो कितना रखेंगे? 3 मंथ। जैसे 2 डोज दे रहे हो तो आपका अगर एज कितने से कम है, लेस देन 12 ईयर, 12 साल से कम है आरिवास में, तो आपको डोज का इंटरवल 3 महीने का रखना है। और एज अगर कितनी ज्यादा उसकी 12 साल से ज्यादा किसी पर्सन के, उसको तुम चिकन पॉक्स दे रहे हो, तो जो डोज इंटरवल है वो 1 मंथ का ही रखना है। 1 मंथ का मतलब आज लगाई उसके 1 महीने बाद लगा देनी है। और 12 साल से कम बच्चे हैं उनको आज लगाई उसके 3 महीने बाद दूसरी डोज लगानी है। तो जो डोज इंटरवल है, अगर एज आपकी 12 साल से ज्यादा है तो डोज इंटरवल 1 महीने रखना, और अगर बच्चे की उम्र 12 साल से कम है यानी 1 साल का 2 साल का, तो आपको 3 महीने के अंतराल से दूसरी वैक्सीन देनी है। डोज इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को। अरे कोई डाउट है बच्चों? अरे बात सुनिए। और इसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या मिलाते हैं? चिकन पॉक्स में क्या मिलाते हैं? नियोमाइसिन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन नियोमाइसिन एलर्जी, किसी को नियोमाइसिन की एलर्जी है बेटा तो आपको चिकन पॉक्स नहीं देनी है। नियोमाइसिन एलर्जी में चिकन पॉक्स नहीं देनी है, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव में नियोमाइसिन मिलाते हैं। नियोमाइसिन एलर्जी में नहीं देनी है बेटा। क्लियर है? इसके अलावा क्वेश्चन डाल के लिख लो। अपने कहा था कि चिकन पॉक्स एंड मीजल्स नॉट गिवन टुगेदर, नॉट गिवन टुगेदर, कभी भी दोनों को साथ ना दे, अपन पहले पढ़ चुके हैं। वरना क्या हो सकता है? कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, वरना मरीज को क्या हो सकता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये क्या कारण का बन सकती है? क्या कारण बन सकती है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अपन पहले पढ़ चुके हैं आपको मीजल्स के अंदर। चिकन पॉक्स और मीजल्स में दोनों को साथ नहीं देना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है बच्चों। को डाउट है बच्चों? इसके अलावा ये तो थी सिंगल वैक्सीन, एक आती है कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन कौन सी? अपन पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी? MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला। आगे बात MMR, ये भी कहीं ना कहीं ये वैक्सीन आपको चिकन पॉक्स से बचाने का काम करती है। वो 0.5 ml सबक्यूटेनियस दोगे 12 से 15 मंथ पे फर्स्ट डोज, और 4 से 6 ईयर पे आपका सेकंड डोज। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? आज बात सुनी। तो MMR वैक्सीन भी कहीं ना कहीं बचाती है, हालांकि इसमें कहीं पे भी चिकन पॉक्स का जुगाड़ नहीं है, पर ये सेकंड अटैक को रोकने का काम आती है बेटा। यस, कोई डाउट है? इसका आजकल एडवांस वर्जन आता है MMRV, 4 वैक्सीन का कॉम्बो होता है। मीजल्स, मम्स, रूबेला और वेरिसोला। वेरिसोला इज द वेरिसोला जोस्टर के लिए ये 4 वैक्सीन का कॉम्बो आता है, इसको बोलते हैं MMRV। MMRV जो 0.5 ml सबक्यूटेनियस, फर्स्ट डोज 12 से 15 मंथ पे और सेकंड डोज 4 से 6 ईयर की एज पे लगाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। यस बच्चों, छोटी माता एग्री विद यू? को डाउट है? और डोज के बीच में जो इंटरवल रहेगा, डोज के बीच में जो इंटरवल रखना आपको, एक डोज से दूसरी डोज के बीच में, वो 1 मंथ ही काफी, 1 मंथ तक का डोज का आपका इंटरवल रखना है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना बच्चों। ये होगी कंबाइंड वैक्सीन MMRV, मीजल, मम्स, रूबेला और वेरिसोला वैक्सीन, ये कंबाइंड वैक्सीन होती है बच्चों। को डाउट है बच्चों? को डाउट है बच्चों? नेक्स्ट आओ, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये तो हो गया वैक्सीन का मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताओ। हर्पिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्पिस इंफेक्शन है, हर्पिस वायरस इंफेक्शन है बेटा, और हर्पिस वायरस इंफेक्शन है, इसलिए आप में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? एसिक्लोवर। एकमात्र वायरल इंफेक्शन जिसके खिलाफ आपका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या अवेलेबल है? क्या अवेलेबल है? आपकी एंटीबायोटिक अवेलेबल देता है एसिक्लोविर, एंटीवायरल ड्रग है। क्लियर है? इसकी जो डोज होती है वो 800 mg इंटू 5 टाइम इन ए डे इंटू 7 डेज तक चलाते हैं, और साथ में क्या देते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड लाइक डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन वगैरह देते हैं साथ में। कह रहा हूं एसिक्लोविर 800 mg 5 टाइम इन ए डे इंटू 7 डेज तक देते हैं। तो पूरी तरह से ये आपकी जो चिकन पॉक्स है वो जड़ से उखाड़ा जा सकता है, क्योंकि हर्पिस वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और हर्पिस वायरस में तो कुल मिला के चिकन पॉक्स में ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गई? एसिक्लोविर बेटा। क्लियर है? इसके अलावा PCM टू ट्रीट फीवर, फीवर को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे अपन? PCM देंगे। इसके अलावा केलेमाइन लोशन, केलेमाइन लोशन ऑन स्कार,
स्कार पे, घाव पे जहां दर्द हो रहा, क्लेमाइन लोशन लगा दे। इसमें जिंक ऑक्साइड आता है बेटा, क्या आता है? जिंक ऑक्साइड। तो क्लेमाइन लोशन लगा सकते हैं, इसमें जिंक ऑक्साइड आता है, तो क्लेमाइन लगा सकते हैं अपन लोशन, ये भी अच्छा काम करता है आपके घाव पे बेटा। कोई डाउट है? इसके अलावा आप वेरी इंपोर्टेंट एसिक्लोविर दे सकते हो। इसके अलावा प्रेडनिसोन देते हैं इसको मरीज को, आपके स्टेरॉइड। अरे पास में ये इम्यूनो सप्रेजेंट होती है ताकि दूसरी बीमारियों को ना होने दे, इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करेगी बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? यस। कोई डाउट है? चले आगे बच्चों, कोई डाउट है बच्चों? और इस वायरस को डिस्ट्रक्ट करने के लिए बेटा हाइपोक्लोरिक एसिड से क्या करेंगे? क्लीन करेंगे फर्श वगैरह को, उसके कपड़े को। अरे पास में हाइपोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि वायरस जो चिकन पॉक्स का वायरस है आपका वेरिसोला जोस्टर या ह्यूमन हर्पिस वायरस थर्ड, वो इसके द्वारा मारा जा सकता है। तो अपन अगर किसी पर्स वगैरह को क्लीन करना है, अगर कोई मरीज है चिकन पॉक्स का, तो इसके लिए अपन हाइपोक्लोरिक एसिड का यूज करेंगे अपन बेटा। ऐसा क्लियर नोट? ये कुछ आपका मैनेजमेंट की कहानी हुई किसके बारे में? चिकन पॉक्स के बारे में। अब बात करते हैं चिकन पॉक्स का कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? तो एक तो बेटा रे सिंड्रोम हो सकता है, रे सिंड्रोम इफ गिवन एस्प्रिन। क्या दे आप? एस्प्रिन साथ में दे तो आपको बेटा रे सिंड्रोम हो सकता है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा आपको हो सकता है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंगल्स इन्फेक्शन। सिंगल इन्फेक्शन क्या होता है देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पिस जोस्टर। ये जो हर्पिस जोस्टर थर्ड है, इसका रीएक्टिवेशन हो जाए तो इसकी वजह से आगे जाके क्या हो सकती है? फेशियल पाल्सी हो सकती है, या इसी को बोलते हैं बेल्स पाल्सी बेटा। आरिवास में तो ध्यान रखना, सिंगल्स इन्फेक्शन रीएक्टिवेशन हो सकता है किसका? रीएक्टिवेट होता है कौन सा? ये हर्पिस वायरस। मान लो किसी को चिकन पॉक्स हुआ, वो ठीक हो गया, डोमिनेंट स्टेज में चला गया वायरस, फिर ये वायरस वापस क्या होगा? एक्टिवेट। और आपको किसको? सेवंथ क्रेनियल नर्व। सेवंथ क्रेनियल नर्व कौन सी? फेशियल नर्व। उस नर्व को क्या करे? डैमेज, और उसमें पैरालिसिस हो जाए तो क्या हो सकती है? फेशियल पाल्सी हो सकती है। और आपको बता कि फेशियल पाल्सी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या पड़ी थी अपन ने? प्रेडनिसोन। अटैक आने के विदिन 8 घंटे के अंदर प्रेडनिसोन दे दे तो 80% टू 90% तक केसों में रिकवरी हो सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपको मोटा मोटा क्या रखना बेटा? ध्यान रखना है। कोई डाउट है बच्चों? तो कॉम्प्लिकेशन में रे सिंड्रोम हो सकता है अगर चिकन पॉक्स के साथ क्या दे? एस्पिरिन दे। तो सिंगल्स इन्फेक्शन हो सकता है मरीज को। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, समझ में आया? क्लियर है? चले आगे बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा निमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? निमोनिया। एंड निमोनिया इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर आपसे पूछ ले किसका? आरिवास में। और यहां पे भी निमोनिया कौन सा? वायरल निमोनिया। आरिवास में चाहे स्मॉल पॉक्स हो चाहे चिकन पॉक्स हो, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा? निमोनिया। अरे कौन सा होगा बेटा? निमोनिया। इसके अलावा बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी कर सकता है सिंगल्स एक्टिवेट होने से। रेयर बट डेंजर कॉम्प्लिकेशन होता है ये। आरिवास में फेशियल पाल्सी हो सकती है उसके अंदर। इज इट क्लियर और नॉट? अगर एस्पिरिन साथ में दो तो रेस सिंड्रोम हो सकता है। आरिवास में कोई डाउट है? आरिवास में। और ये जो निमोनिया वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होगी, तो बैक्टीरियल और वायरल मोस्टली यहाँ पे बैक्टीरियल निमोनिया होता है। जबकि आपका वेरी इंपोर्टेंट स्मॉल पॉक्स में मोस्टली वायरल निमोनिया होता है, यहाँ पे बैक्टीरियल होता है, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन होने से इम्यूनिटी कमजोर होगी, बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करेंगे, निमोनिया कर देंगे। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है मरीज को। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक सीजर वगैरह आ सकते, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। क्लियर है? इसके अलावा आपका अगर ये वायरस डोमिनेंट स्टेज में छिपा हुआ, अगर ये वापस एक्टिव हो जाए तो क्या हो सकता है? सिंगल्स इन्फेक्शन। और सिंगल्स इन्फेक्शन क्या कर सकता है? फेशियल पाल्सी या वेल्स पाल्सी। इसके अलावा एस्पिरिन साथ में दे तो क्या हो सकता है? रेज सिंड्रोम। इसके अलावा टेरिटोजेनिक इफेक्ट हो सकते हैं। टेरिटोजेनिक इफेक्ट का मतलब प्रेगनेंसी है अगर, और उसको चिकन पॉक्स हो गया मदर को, तो इसको बच्चे को क्या हो सकते हैं? कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो सकते हैं। टेरिटोजेनिक इफेक्ट हो सकते हैं। इन्हीं टेरिटोजेनिक इफेक्ट को अपन कंजेनिटल चिकन पॉक्स या वेरिसोला सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस टेरिटोजेनिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं? कंजेनिटल चिकन पॉक्स सिंड्रोम। कंजेनिटल चिकन पॉक्स सिंड्रोम बोलते हैं बेटा। जन्मजात चिकन पॉक्स सिंड्रोम होगा मरीज को। और अगर कंजेनिटल चिकन पॉक्स सिंड्रोम हुआ है मां को, तो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे? अरे पास में तो इफ क्या है? मदर सफर फ्रॉम चिकन पॉक्स एंड हैविंग प्रेगनेंसी। हैविंग क्या? प्रेगनेंसी। और साथ में प्रेगनेंसी उसको मां को, तो क्या हो सकता है? कंजेनिटल चिकन पॉक्स सिंड्रोम हो सकता है।
कंजनाइटल चिकन पॉक्स सिंड्रोम में क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे बेटा, जल्दी से कमेंट कर दो आपको। अरे बस में कोई डाउट है? अरे बस में तो मरीज को क्या हो सकता है, माइक्रोसिफेली हो सकता है, उसका सिर छोटा हो सकता है, माइक्रोप्थेल्मिया। माइक्रोस्केल का मतलब डिक्रीज हेड सर्कमफ्रेंसेस, हेड साइज कम होगी उसकी। साथ में माइक्रोप्थेल्मिया का मतलब डिक्रीज आई साइज, आंखें क्या होगी उसकी छोटी होगी। बच्चे को क्या होगा, जन्मजात कैटरैक्ट, कैटरैक्ट कंजनाइटल कैटरैक्ट हो सकता है। अरे बात में कैल्सिफिकेशन और हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन के पिगमेंटेशन क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। स्किन में पिगमेंटेशन क्या हो सकते हैं, कम हो सकता है, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन हो सकता है। और आरी बात समझ बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? को डाउट है? इसके अलावा मरीज को एनिसोकोरिया हो सकता है, अनइक्वल पीपल। एनिसोकोरिया का मतलब अनइक्वल पीपल। को डाउट है? स्किन में हॉर्नी इरप्शन हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन है। अगर मां को क्या है, कंजनाइटल क्या है, चिकन पॉक्स सिंड्रोम है, मां को चिकन पॉक्स है, मां प्रेग्नेंट है, तो उसके बच्चे में ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है। और बच्चे में क्या क्या कर सकता है, माइक्रोप्थेल्मिया कर सकता है, माइक्रोसिफेली कर सकता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन और एनिसोकोरिया प्रोड्यूस कर सकता है, अनइक्वल पीपल कर सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। क्लियर है? थोड़ी क्लासेस फास्ट ले रहा हूं, बट ये सीएचओ और आरआरबी और नोस्टेट के उन बैचेस के लिए है जिसमें आपको तेजी से पढ़ना, रैपिड रिवीजन क्लासेस है ये बेटा, पर मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है आपका। क्लियर है? दिस इज होल अबाउट किसके बारे में, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसके बारे में, आपका चिकन पॉक्स के बारे में। अब आपके बाद एक चीज हमेशा बार बार आ रही है, दैट इज द रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम क्या होता देखिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है अगर ये आप समझ लिए तो मजा आ जाएगा बच्चों। यस, समझ मेरी बात? कोई डाउट है बच्चों? और अगर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कंजनाइटल मदर को क्या है, कंजनाइटल चिकन पॉक्स सिंड्रोम है, तो अपन क्या देंगे, वेरिसोला इम्यूनोग्लोबिन देंगे, एंटीबॉडी देंगे, इम्यूनोग्लोबिन। वेरिसोला क्या दोगे, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी। इससे ठीक नहीं हो रहा तो लास्ट में क्या करा दो, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 24 वीक से पहले करा सकते हैं। क्योंकि ऐसा बच्चा जन्मेगा जिसमें माइक्रोथैलेमिया, आंखों की प्रॉब्लम है, सिर की प्रॉब्लम है, माल, तो बेबी क्या होगा आपका बेटा, मेंटली रिटार्डेड वगैरह होगा, तो कुछ काम का नहीं है, इसलिए अबॉर्ट करवा सकते हैं आप। या अगर अर्ली पता लग गया तो आप क्या दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं। और डायग्नोसिस करने के लिए कोरियोनिक सैंपलिंग ले सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे करोगे इसकी, कंजनाइटल तो कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग, सीवीएस से, कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो। और सीवीएस एज अर्ली एज 11 से 13 वीक पे लिया जा सकता है। कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग 11 वीक पे आप ले सकते हो एज अर्ली एज प्रेगनेंसी के दौरान। इज इट क्लियर नॉट? नेक्स्ट, रेस सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, रेस सिंड्रोम। चिकन पॉक्स में बार बार एक प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज द रेस सिंड्रोम, या इसी को रेज सिंड्रोम बोलते हैं। रेज सिंड्रोम बोल दो या REYS, रेज सिंड्रोम बोल दो, एक ही बात है। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा एक चीज जो आपको ध्यान रखना, लीवर आपका बहुत काम की चीज है। लीवर बहुत काम की चीज है। लीवर मेटाबॉलिक ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, मेटाबॉलिक ऑर्गन। इसको समझिएगा क्या करता है लीवर आपका, देखिएगा समझिएगा। ये आपका इसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा। इज इट क्लियर नोट? ये तो स्टमक हो गया आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इधर से लार्ज इंटेस्टाइन आ गया मान लो। देखिएगा आपने आपकी बॉडी में क्या इंटेक किया बच्चों, प्रोटीन इंटेक किया। क्या इंटेक किया, प्रोटीन इंटेक किया। प्रोटीन इंटेक का मतलब आपने दूध पिया, पनीर खाया, अरे बात मिल्क पिया आपने, तो ये दूध सीधा का आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अरे बात सुन, अरे किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को बदला जाएगा अमोनिया में। किसमें, अमोनिया में, जिसको अपन NH4 बोलते हैं, अमोनिया। और इसको बदलने का जो काम करता है वो कौन करते हैं, आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल फ्लोरा। कौन से फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा कौन होता है, इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, बाइफिडस फैक्टर, नाम सुना होगा आपने, बाइफिडस फैक्टर या लैक्टोबैसिलाई। ये सब नॉर्मल फ्लोरा है जो आपके कहां पाए जाते हैं, आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, स्पेशली स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। आरी बात में तो आपने दूध पिया, दूध में क्या है, प्रोटीन। कोई भी चीज बॉडी में जाती है वो टूटती है, और टूट के अलग अलग फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलती है, और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी बॉडी में क्या होगी, उसकी टॉक्सिसिटी। तो आपने दूध पिया, दूध में से आपने बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, दूध में से क्या बनेगा, अमोनिया।
क्या बनेगा, आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में। अमोनिया बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले नॉर्मल फ्लोरा लाइक ई कोलाई, बाइफिडस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलाई, ये अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। और ये अमोनिया यहां से पोर्टल वेन से होते हुए एब्जॉर्ब होगा, और पोर्टल वेन से एब्जॉर्ब होने के बाद सीधा कहां जाएगा, लीवर के पास। अरे किसके पास, लीवर के पास। ये अमोनिया किसके पास जा रहा है, लीवर के पास। लीवर के पास जाएगा, इसमें CO2 गैस भी है बेटा, किसके पास जाएगा, लीवर के पास। लीवर इस अमोनिया को, आपको पता अमोनिया जो अपन खेतों में छिड़कते हैं टॉक्सिक है बॉडी के लिए, ये अमोनिया बहुत टॉक्सिक है। तो आपका जो लीवर है इस अमोनिया को एक साइकिल चला देगा, उसका नाम है यूरिया साइकिल, या इसी को बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल, या इसी को बोलते हैं क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, बहुत सारे नाम है इसके। क्रेब्स हैंसलेट साइकिल बोलो, ऑर्निथीन साइकिल बोलो, या यूरिया साइकिल बोलो। और इसके थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लीवर है आपका, जो अमोनिया NH4 उसके साथ CO2 मिलाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में। यानी अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में। यूरिया का फॉर्मूला NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द यूरिया। और आरिवास में NH2 को डाउट है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द यूरिया। और ये यूरिया किसके थ्रू, एक्सक्रिएट थ्रू किडनी। ये किसके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, किडनी के थ्रू। मतलब तुमने जो प्रोटीन खाया वो कैसे बाहर निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आरिवास में तुमने जो प्रोटीन खाया वो कैसे बाहर निकलता, प्रोटीन है आपका बेटा स्टमक में आया, क्या आया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट कौन करेगा, आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, आपकी बॉडी में पाए जाने वाले फ्लोरा है जो आपकी बॉडी से खाना लेते हैं और आपकी बॉडी को फायदा करते हैं, आपको नुकसान नहीं करते। नुकसान कब करते हैं, जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। तो जो नॉर्मल फ्लोरा लाइक ई कोलाई, बाइफिडस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलाई, ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में। और अमोनिया पोर्टल वेन से एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा, लीवर के पास। लीवर एक साइकिल चलाएगा, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिसाइन या क्रेब हैंसलेट साइकिल। इसके थ्रू जो अमोनिया और CO2 जुड़ के क्या बनाएंगे, यूरिया। और ये यूरिया फिर किडनी के थ्रू क्या हो जाएगा, लॉस। क्या हो जाएगा, लॉस। आरिवास में कोई डाउट है, आरिवास में। तो जो यूरिया का फॉर्मूला वो क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये तो है यूरिया। आरिवास में नॉर्मल सीरम यूरिया लेवल कितना है, तो नॉर्मल जो सीरम यूरिया लेवल होता है आपकी बॉडी में, दैट इज 8 to 25 मिलीग्राम पर DL। 8 से 25 मिलीग्राम पर DL या 10 से 40 मिलीग्राम पर DL तक हो सकता है, नॉर्मल है यूरिया लेवल। आरिवास में कोई डाउट है। और एक होता है सीरम अमोनिया लेवल। अमोनिया बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है। अमोनिया का जो नॉर्मल लेवल है दैट इज द 20 to 80 माइक्रोग्राम पर DL। ये नॉर्मल लेवल है किसका बेटा, आपका सीरम अमोनिया का। या 35 से 65 भी लिखा होता है कई जगह, वो भी सही है बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट, अरे बोलो भाई। चले आगे बच्चों, ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप प्रोटीन खाते हो और बॉडी से बाहर निकलते हो। इस प्रोटीन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन जरूरी है, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए कौन जरूरी है बेटा, लीवर। लीवर हेल्थी रहना जरूरी है। और अमोनिया बॉडी में कितना होना चाहिए आपका, 20 से 80 या 10 से 80। आप 10 से 80 भी लिख सकते हो, कई जगह 25 से 65 या 35 से 65 भी लिखा हो, वो भी सही है, माइक्रोग्राम पर DL। तो 10 से 80 माइक्रोग्राम पर DL नॉर्मल लेवल है अमोनिया का। और सीरम यूरिया लेवल है 8 से 25। और ये यूरिया किडनी के थ्रू बाहर निकलता है और अमोनिया आपकी बॉडी में बनता है और लिवर के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। अब इस दौरान अगर आपका लिवर डैमेज हो जाए, रे सिंड्रोम में क्या होगा बच्चों, देखिए। अब आपको नॉर्मल मैकेनिज्म पता ही है, तो रे सिंड्रोम में क्या होगा, आरिवास में, ड्यू टू वायरल इलनेस लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड डेंगू, इन सब की वजह से क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लिवर डैमेज होगा। आपको पता ही है सारी जो वायरल इलनेस है वो किसको डैमेज करती है, लिवर को। अरे किसको डैमेज करती है, लिवर को। याद आ रहा है नहीं आ रहा है आपका, चाहे आपका स्मॉल पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, डेंगू हो, डेंगू वगैरह, ये सब किसको, लिवर को डैमेज करेंगे। अरे मतलब इफ पेशेंट टेकन एस्प्रिन ड्यूरिंग वायरल इलनेस, अब वायरल इलनेस हो रही है और मरीज को पता नहीं है और उसको गलती से क्या ले ली, एस्प्रिन, तो इसकी वजह से फर्दर लिवर डैमेज होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है एस्प्रिन क्या है, हेपेटोटॉक्सिक है। एस्प्रिन आपको पता है कैसी है, हेपेटोटॉक्सिक है। अब देखो पहले से किसी मरीज को पता ही नहीं है चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स है, और वो साथ में
आपको पता है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वायरल इलनेस और वायरस किसको अफेक्ट करती है, लीवर को। तो जो आपका लीवर है वो पहले से डैमेज हो रहा है, हल्का पड़ा उसको नुकसान हो रहा है, माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन है, डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। ऊपर से आपने एस्पिरिन खा ली, आपको पता है एस्पिरिन बहुत हेपेटोक्सिक होती है, तो फर्दर लीवर डैमेज होगा। लीवर डैमेज होने की वजह से फाइनली लीवर क्या हो जाएगा, फेलियर। अरे लीवर क्या होगा, फेलियर। लीवर फेलियर होगा तो आपका जो अमोनिया है, जो प्रोटीन से क्या बना था, अमोनिया। अरे क्या बना था, अमोनिया। ये अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, लीवर के द्वारा। अरे लीवर के द्वारा किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में। वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा। लीवर फेलियर होने से अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, तो बॉडी में क्या बढ़ेगा, इंक्रीज सीरम अमोनिया लेवल। अरे किसका लेवल बढ़ेगा, अमोनिया। अब बताओ, अमोनिया आपका जहर है, नॉर्मल 10 से 80 माइक्रोग्राम पर डीएल होता, ये 80 माइक्रोग्राम पर डीएल से ज्यादा होगा। तो ये अमोनिया क्या करेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अमोनिया क्या करेगा, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी। किसको क्रॉस करेगा, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को। ब्लड में अमोनिया बढ़ रहा है तो ये अमोनिया बढ़ेगा। इतने दिन तो कम था जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करेगा बेटा, क्रॉस करेगा। और इसकी वजह से इंक्रीज अमोनिया इन ब्रेन, अमोनिया बढ़ जाएगा किसमें, ब्रेन में। और बताओ अमोनिया तो जहर है, अरे बात नहीं, ये अमोनिया ब्रेन में बढ़ेगा तो क्या होगा, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। मतलब नाम से सुन लिया आपने, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। मतलब अमोनिया बढ़ेगा, ये अमोनिया किस वजह से बढ़ रहा है, लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से, और उसकी वजह से ये अमोनिया ब्रेन में जम रहा है, इसलिए ब्रेन बीमार हो रहा है। एनसेफेलो का मतलब था ब्रेन की न्यूरॉन की, पैथी का मतलब बीमारी, डिजीज। तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी देखने को मिलेगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रे सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, रे सिंड्रोम। अरे क्या बोलता है, रे सिंड्रोम। याद रहेगा, समझ में आया। आपकी बॉडी में आपने जो प्रोटीन खाया वो किसमें कन्वर्ट होता है, नॉर्मल फ्लोरा, ई कोलाई, बायोफिडस, स्पेक्टर, लैक्टोबैसिलाई के द्वारा किसमें, अमोनिया में। अमोनिया में एक किस में चला जाता है, लीवर में। और लीवर में एक साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स हैंसेन साइकिल। उसके द्वारा अमोनिया CO2 के साथ मिलकर किसमें कन्वर्ट होता है, यूरिया में। NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और ये यूरिया किडनी के थ्रू क्या होता है, लॉस होता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब अगर कैसे किसी को वायरल इलनेस और ऊपर से एस्पिरिन खा ले तो लीवर फर्दर डैमेज होगा, फाइनली लीवर फेल हो जाएगा। तो अमोनिया किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, यूरिया में। हरी बात में, तो बॉडी में अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जम जाएगा, इसको बोलते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। तो लीवर बीमार होने की वजह से ब्रेन अफेक्ट होगा, इसी को रेस सिंड्रोम बोलते हैं। अब साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे बेटा, देखिएगा। साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, आपका ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, हरी बात में, तो मरीज को क्या होगा, लीवर और ब्रेन दोनों अफेक्ट होगा। तो मरीज को लीवर अफेक्ट होने से एनोरेक्सिया हो गया, मरीज को और क्या होगी, वॉमिटिंग होगी, मरीज को एस्टेरेक्सिस, वेरी इंपोर्टेंट, एस्टेरेक्सिस का मतलब फ्लैपिंग ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं आपको बेटा। कौन सा ट्रिमर्स, फ्लैपिंग ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं मरीज को। और बताइए क्या होगा, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, एस्टेरिक्स होगा। मरीज को वेरी वेरी इंपोर्टेंट हेडेक होगा बट नॉट फीवर, हेडेक होगा पर फीवर नहीं होगा। एस्टेरिक्स देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, ऐसे सिम्टम आएंगे बच्चों। अरे कोई डाउट है बच्चों। इसके अलावा धीरे धीरे आपका ब्रेन डैमेज होगा तो आईसीपी बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा तो सेरेब्रल ओडिमा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से मरीज को कंफ्यूजन होंगे, इवन मरीज कोमा में तक जा सकता है। किसमें जा सकता है, कोमा में जा सकता है। मेंटल इरिटेशन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है। कोई डाउट है, अरे बोलो भाई, समझ मेरी बात। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं इसकी वजह से। और इवन मरीज को क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, पिपिल डायलेट हो सकते हैं, फिक्स पिपिल हो सकते हैं मरीज को। और इवन पेशेंट की आपके की क्या हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। अब समझिएगा क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, ये मैंने लिखवाया आपको, देखिएगा। अपन कह रहे हैं कि ये किसको, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, यानी लीवर और ब्रेन दोनों अफेक्ट हो रहे हैं अमोनिया बढ़ने से। लीवर तो पहले डैमेज हो गया और इसकी वजह से अमोनिया बढ़ गया, अमोनिया ने ब्रेन को अफेक्ट कर दिया, ब्रेन अफेक्ट होगा, लीवर अफेक्ट होने से एनोरेक्सिया, वोमिटिंग और एस्टेरेक्सिस, फ्लैपिक ट्रिमर्स आएंगे। इसके अलावा मरीज को हेडेक होगा पर फीवर नहीं होगा क्योंकि इन्फेक्शन नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा धीरे धीरे आपका ब्रेन अफेक्ट होगा तो आईसीपी बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा तो सेरेब्रल ओडिमा होगा, आईसीपी बढ़ने से कंफ्यूजन, मेंटल इरिटेशन, कोमा होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होंगे, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, फिक्स पिपिल होंगे, बायलेटरल पिपिल डायलेशन और इवन डेथ तक हो सकती है। दिस इज नोन एज वेरी इंपोर्टेंट रेस सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से हो रही है, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी की वजह से हो रही है। क्लियर बच्चों। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप रेस सिंड्रोम का, डायग्नोसिस ऑफ रेस सिंड्रोम। डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या करें, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में किसकी, वायरल इलनेस की इंजरी, वायरल इलनेस की हिस्ट्री और एस्पिरिन इंटेक की हिस्ट्री आपको देखनी है।
याद रहेगा। एस्पिरिन इंटेक की हिस्ट्री आपको प्रेजेंट रहेगी बेटा। फिजिकल एग्जाम में क्या देखने को मिल सकता है, एस्टर एक्सिस, एस्टर एक्सिस या एस्टर एक्सिस आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। फ्लैपिंग ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर बच्चों। इसके अलावा जो कंफर्म डायग्नोसिस होगी दैट इज द लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के द्वारा तुम क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि लीवर आपका क्या मिलेगा, फेल मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा सीरम अमोनिया लेवल चेक कर लो। सीरम अमोनिया लेवल क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा यहाँ पे। हमारी बात में 80 माइक्रोग्राम पर डीएल से ज्यादा रहेगा बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, को डाउट है? अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर क्या आपको वेरी इंपॉर्टेंट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रे सिंड्रोम नहीं बोल रहा हूं, अगर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है किसकी वजह से हुई, रे सिंड्रोम की वजह से। तो यहां पे अमोनिया बढ़ रहा है, अरे कौन बढ़ रहा है, अमोनिया बढ़ रहा है। तो अपन इसके मैनेजमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं दैट इज द सिरप लैक्टुलोज। सिरप जो लैक्टुलोज होती है ना, सिरप लूज, वो 30 ml एचएस या बीडी या टीडीएस देंगे अपन। यस, थैंक यू राम। अरे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होगा, सिरप लैक्टुलोज अपन पिलाएंगे मरीज को। और ये जो लैक्टुलोज सिरप है ये अपन बेटा वेरी इंपोर्टेंट, टीडीएस बीडी जैसे भी चाहे फिजिशियन के अकॉर्डिंग देंगे अपन। ये क्या करेगी, प्रमोट डायरिया। आपको बताया कि लैक्टुलोज किसको प्रमोट करेगी, डायरिया को। और डायरिया प्रमोट होगा तो सो लॉस अमोनिया, तो अमोनिया बॉडी से लॉस होगा, अमोनिया बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में अमोनिया का लेवल कम हो जाएगा। अमोनिया का लेवल कम होगा तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चन है यहां अगर बात करें बेटा, यस बेटा मैं बहुत दिनों के बाद दिखा हूं, लेकिन अब रोज दिखूंगा क्योंकि मैं 2 साल हायर एजुकेशन लीव पे हूं, आराम से सिर्फ आपको पढ़ाने के काम, मुझे और कोई काम नहीं है। नौकरी नहीं जा रहा हूं आपके लिए, नौकरी छोड़ दी मैंने 2 साल के लिए, ठीक है, पढ़ाई करें आप बेटा। यस, अपन कह रहे हैं कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में ड्रग ऑफ चॉइस है लैक्टुलोज, रेज सिंड्रोम में नहीं है, रेज सिंड्रोम की कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी रेज सिंड्रोम हो रही है अमोनिया बढ़ने से, इसलिए वहां पे क्या देंगे, लैक्टुलोज सिरप। लैक्टुलोज सिरप क्या करेगी, आपका डायरिया कराएगी। डायरिया होगा तो अमोनिया क्या होगा, बॉडी से लॉस होगा। अरे डायरिया होगा तो बॉडी से कौन लॉस होगा, अमोनिया लॉस होगा। अपने को अमोनिया को लॉस करना, क्योंकि अमोनिया बढ़ने से हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो रही है बेटा। क्लियर बच्चों। इसके अलावा अवॉइड एस्पिरिन, आपको एस्पिरिन नहीं देनी है। ट्रीट वायरल इलनेस, आपकी जो भी वायरल इलनेस है लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह, डेंगू उसको ट्रीट करें बच्चों। प्रॉपर फ्लूइड और बेड रेस्ट दे, फ्लूइड एंड बेड रेस्ट दे। आरिवास में प्रॉपर फ्लूइड और क्या दे मरीज को, बेड रेस्ट दे, ताकि रेज सिंड्रोम में आपको क्या मिले, आराम मिले बेटा। आरिवास बच्चों को डाउट है आरिवास में। इसके अलावा आपका वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन क्या दे, मैनिटोल, जो ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, इंक्रीज आईसीपी में एंड सेरेब्रल एडिमा में। तो अपन क्या दें, मेनिटोल देना मरीज को, ताकि आईसीपी जो बढ़ा हुआ वो ठीक हो जाए, आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम नहीं आए मेनिटोल में। और मेनिटोल का जो साइड इफेक्ट है दैट इज द पॉलीयूरिया, ये यूरिन आउटपुट को बताता है। अगर यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है इसका मतलब ड्रग इफेक्टिवली काम कर रही है। ये साइड इफेक्ट भी है पॉलीयूरिया, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। अरे बात सुनो, ये आप कौन सी डायरेटिक्स है, तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है। दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस इन इंक्रीज आईसीपी। डीओसी है किसमें, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ेगा और आपका सर्कुलेशन रिड्यूस होगा। इसका साइड इफेक्ट पॉलीयूरिया, और पॉलीयूरिया होने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो दिस इज होल अबाउट चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स बेटा, एंड दिस इज होल अबाउट रेस सिंड्रोम एंड कंजेनिटल चिकन पॉक्स सिंड्रोम। यहां तक को डाउट हो तो बताओ, इतना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप सिलेक्शन निकाल पाओगे। अब मैं आपको कुछ मेजर अंतर बता देता हूं। स्मॉल पॉक्स जिसको अपन वेरियोला बोलते हैं, वेरियोला, और एक तरफ कौन है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इसी को अपन वेरिसेला बोलते हैं। इसमें कुछ ध्यान रखना, यहां पे जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज द वेरियोला वायरस, तो ये कौन सा, डीएनए वायरस है। और चिकन पॉक्स है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, वेरिसेला जोस्टर, जो कौन सा वायरस है, ये भी डीएनए वायरस है, ध्यान रखना। अब रसस से रिलेटेड या कुछ आपके बेटा वेरी इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम आपके अलग अलग होते हैं दोनों में, देखिएगा। यहां पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल रस होंगे। सेंट्रीफ्यूगल रस का मतलब आपके हाथ पैरों में ज्यादा रसेस होंगे, ट्रंक पे कम होंगे। यहां पे कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल रसेस होगा। सेंट्रीपिटल रसेस का मतलब शरीर पे, धड़ पे ज्यादा रसेस होंगे, हाथ पैरों में कम होंगे। एक तो ये। नेक्स्ट यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जो रस अपेयर होता है वो कहां होता है, फोरहेड में। और यहां पे फर्स्ट रस अपेयर होगा कहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रंक पे। एक ये खासियत है। हर बात में यहां पे क्या होगा, डीप रसेस होंगे।
यानी गहरे रसेस होंगे। यहां पे कौन से रसेस होंगे? सुपरफिशियल रसेस होंगे। रसेस कैसे होंगे? सुपरफिशियल होंगे बेटा। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहां पे सोल एंड पाम इन्वॉल्व होंगे। सोल और पाम में रसेस होंगे या नो इन्वॉल्व सोल एंड पाम। सोल और पाम में रसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट, यहां पे नो एक्सिला इन्वॉल्व, एक्सिला में रस नहीं होंगे, जबकि यहां पे एक्सिला में क्या होंगे? रसेस होंगे, एक्सिला इन्वॉल्व होगा। ये अंतर है बेटा आपका। क्लियर बच्चों? यहां पे नो प्लियोमॉर्फिज्म, नो ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस, ओस की बूंदों की तरह रसेस नहीं होंगे। नो बोल रहा हूं, नो ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस, यानी सेम स्टेज ऑफ रसेस होगी। रसेस की क्या रहेगी? सेम स्टेज। यहां पे क्या होगा? प्लियोमॉर्फिज्म होगा। वेरी इंपोर्टेंट, समझ रहे हैं? ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस होंगे और ऑल स्टेज ऑफ रस होगी बेटा। रस की सारी स्टेज प्रेजेंट रहेगी बेटा। नेक्स्ट, और क्या अंतर है यहां पे बेटा? वेरी इंपोर्टेंट, फीवर सबसाइड विद रस, रस अपीयर। जैसे रसेस आएंगे स्मॉल पॉक्स में फीवर सबसाइड हो जाएगी, जबकि चिकन पॉक्स में फीवर विद रस, रस के साथ साथ फीवर भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कोई डाउट है? यहां पे जो क्रस्ट बनेगा वो क्रस्ट बनेगा बेटा 10 से 14 दिन में, और यहां पे जो क्रस्ट बनेंगे वो आपका 4 से 7 दिन में बनेंगे। ये मेजर अंतर है किस किस में? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में। अरे बात में ये इरेडिकेटेड है, स्मॉल पॉक्स क्या है? इरेडिकेटेड है बेटा, और ये नॉट इरेडिकेटेड, ये इरेडिकेटेड नहीं है। चिकन पॉक्स इरेडिकेटेड नहीं है, ये अडल्ट मेल में बहुत डेंजर होती है। अरे बात में ये आपको ध्यान रखना बेटा, मोटा मोटा। ये प्रेगनेंसी में नहीं होती है, प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है। दिस इज ऑल अबाउट चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड रेज सिंड्रोम। नेक्स्ट, अब आप क्वेश्चन बताओ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक रसेस इन चिकन पॉक्स आर कॉल्ड। चिकन पॉक्स में जो रसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस, ओस की बूंदों की तरफ। ऑल स्टेज ऑफ रसेस अपीयर, रसेस की सारी स्टेज अपीयर होगी बेटा, मैकुलोपेपुलर वगैरह। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा। नेक्स्ट, द वायरस दैट कॉज द चिकन पॉक्स इज पार्ट ऑफ व्हिच वायरस फैमिली? इसकी जो फैमिली है दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट हर्पीस वायरस बेटा। अरे बस वेरोसोला विरिडाई, वेरोसोला विरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है ये आपका कौन सा? हर्पीस वायरस। अरे बस उसी फैमिली से बिलोंग करता है आपका बेटा, वेरी इंपोर्टेंट। रेट्रोवायरस कौन सा होता है? एचआईवी वायरस, कोरोना वायरस होता है। नेक्स्ट, व्हाई एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिकन पॉक्स? बिकॉज इट कैन कॉज रेज सिंड्रोम। और सिंगल्स क्या है? रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पीस जोस्टर। हर्पीस जोस्टर पहले ठीक हो गया, फिर जैसे आपकी इम्यूनिटी कमजोरी तो ये रीएक्टिवेट हो गया, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंगल्स बोलते हैं। और ये आगे जाके क्या कर सकता है? फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस अपने पढ़ा था प्रेडनिसोन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कब होता है? जब चिकन पॉक्स और मीजल्स की वैक्सीन साथ साथ दे बेटा। अरे बस में कोई डाउट है तो सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, व्हाट कॉम्प्लिकेशन अकर व्हेन चिकन पॉक्स एंड मीजल्स वैक्सीन गिवन टू दैट कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? ये पढ़ चुके अपन बार बार, पहले भी पढ़ चुके बेटा। नेक्स्ट, मोर डेंजरस रीएक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स इज, रीएक्टिवेशन होने से कौन सा कॉम्प्लिकेशन? सिंगल्स, और सिंगल से आगे जाके क्या होगी? फेशियल पाल्सी। अरे बात में प्रेडनिसोन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा बेटा। नेक्स्ट, डोज इंटरवल बिटवीन डोज इंटरवल फॉर मोर देन 12 ईयर चाइल्ड इन चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन। 12 साल से ऊपर बड़ा है, 12 साल से बड़ा तो 1 मंथ का डोज इंटरवल है, याद आ रहा आपको? और 12 साल से छोटा बच्चा तो 3 मंथ का आपका इंटरवल है, तो यहाँ पे 1 मंथ का इंटरवल होगा। अगर बेबी लेस देन 12 मंथ्स का होगा, 12 ईयर का होगा, तो 3 मंथ का आपको करना बेटा, ईयर में है बेटा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आ जाइए, विच रूट इज यूज फॉर द चिकन पॉक्स वैक्सीन? तो सबकुटेनियस रूट यूज करते हैं बेटा, सबकुटेनियस रूट से देता है अपन चिकन पॉक्स वैक्सीन, अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट ऑफ यूज ऑफ चिकन पॉक्स इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। प्रोफाइलिक मैनेजमेंट क्या नहीं है? एयरबोर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, वैक्सीनेशन या कॉन्टैक्ट बोर्न प्रिकॉशन? बताइए बच्चों। तो यहाँ पे आपको एयरबोर्न प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकन पॉक्स एयरबोर्न नहीं होता, स्मॉल पॉक्स एयरबोर्न होती है। हाँ, एक अंतर और लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी स्मॉल पॉक्स है ये एयरबोर्न होती है, और ये कौन सी होती है? मेनली ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। कोई डाउट है बच्चों? ये थोड़ा ध्यान रखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, तो करेक्ट आंसर ये एयरबोर्न नहीं होती है चिकन पॉक्स, ये कौन सी होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीवर इन चिकन पॉक्स।
चिकन पॉक्स में क्या आएगा कि जैसे जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीवर इंक्रीज विद रसेस, रसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे फीवर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ए। आगे पास में फीवर बढ़ेगा किसके साथ साथ, फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी आएगा फीवर इंक्रीज विद रसेस, किसमें, चिकन पॉक्स में। जबकि स्मॉल पॉक्स में फीवर क्या होगा आपका, जैसे बढ़ेगा रसेस डिसअपियर, रसेस चालू होंगे फीवर कम होगा बेटा। एट वन टाइम ऑल टाइप ऑफ रसेस अकर इन विच कम्युनिकेबल वायरल डिजीज, सारे रसेस एक साथ प्रेजेंट होना, दिस इज सीन इन द चिकन पॉक्स, दिस इज नोन एज ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस। कौन से रसेस, ड्यू ड्रॉप लाइक रसेस होते हैं बेटा, क्लियर है, थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट। अब रसेस के बारे में कुछ अपन यहाँ पे क्वेश्चन अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक रसेस होता है मेक्यूल्स, क्या होता है मेक्यूल्स, मेक्यूल्स होता है फ्लैट रेड स्पॉट। दूसरे होते हैं पेप्यूल, पेप्यूल होते हैं रेड रेड स्पॉट। तीसरा होता है बेटा वेसिकल, वेसिकल को बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। चौथे होते हैं पुस्चुल, पस फिल्ड ब्लिस्टर होते हैं। और पांचवे होते हैं क्रस्ट, जिनको अपन स्केप बोलते हैं। 5 तरह का रसेस होते हैं। दिखने में ये कैसे दिखते हैं, ये देखो लाल लाल चकते, जो अभी स्किन के चिपके हुए, स्किन से बाहर नहीं उभरे, उनको मैक्यूल बोलते हैं। ये हल्के हल्के, जिसमें हल्का हल्का बम्प बन गया, पानी भर गया, ये मैक्यूल है। उसमें फुल पानी भर गया, दैट इज द वेसिकल है। उसमें पानी भर गया, पानी निकल गया और पस बन गई, पस पुस्चुल या पोस्चुल का था बेटा। और घाव के निशान रह गए, उनको स्केप या अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्केप बोलते हैं बेटा। ये रहा आपका मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, पुस्चुल्स और स्केप। अरे बस में ये 5 स्टेज होती है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रसेस अपेयर इन द चिकन पॉक्स, तो सबसे पहले रसेस कहां होगा, आपके ट्रंक पे बेटा। कहां पे अपेयर होता है, ट्रंक पे। सो दिस इज होल अबाउट किसके बारे में, आपका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स।